क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के। तो आप लोग लिविंग वर्ल्ड के इस लेक्चर का वेट कर रहे थे। अभ्यास सीरीज का ये लेक्चर है और अभ्यास सीरीज में आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ये 6th है। इसके बाद आपको एनाटॉमी का लेक्चर संडे को मिलेगा और उसके बाद आपके पास 3 लेक्चर बच जाएंगे। एक बचेगा मॉर्फो और एक बचेगा सेल और एक बचेगा सेल साइकिल। तो लगभग आपका अभ्यास का सिलेबस खत्म हो जाएगा और मैं मान के चल रहा हूँ संडे के बाद विद इन अ वीक आपका वो सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आपको उसी के हिसाब से मैं एक शेड्यूल आपको दे दूंगा, आप उसे फॉलो करते हुए चलेंगे। अब मुझे कमेंट में बताना कि कितने बच्चे अभ्यास सीरीज से प्रॉपरली टेस्ट दे चुके हैं और वेट कर रहे थे लेक्चर का, और अभी बचे हुए सारे लेक्चर प्रॉपरली करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है बेटा, लिविंग वर्ल्ड को बहुत आसानी से हम पढ़ सकते हैं, आसान चैप्टर है। पर प्लीज कोशिश करना जो मैं टॉपिक बोलूंगा जहां से मुश्किल आ सकता है उसको करके जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक मुश्किल भी पूछता है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है। अगर वो मुश्किल इस चैप्टर से पूछेगा तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा मैं वो भी देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा टोटल ये टॉपिक कौन कौन से हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। टैक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, कैटेगरी, ये टॉपिक एनसीईआरटी में है। ठीक है। और ये जो 4 टॉपिक हैं जो एनटीए ने रिटर्न सिलेबस दिया था ना, ये उसमें है मेरे पास। तो एक टॉपिक होता था फीचर ऑफ लिविंग स्टार्टिंग में, जिसमें हम पढ़ते थे कि लिविंग के क्या फीचर होते हैं, है ना। तो उसको हम लास्ट में लेंगे क्योंकि वो एनसीईआरटी में है नहीं, तो उसको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू की फॉर्म में बताएंगे ताकि आप क्वेश्चन आराम से बना लें। सही है। तो चालू कर लेते हैं बेटा एक बार, है ना, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और इसको हम पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साइंटिस्ट का नाम आपको फ्रंट पेज पे दे रखा, अर्नेस्ट मेयर। क्या होता है कि फ्रंट से भी कुछ इंट्रोडक्शन से पूछता है, साइंटिस्ट से तो पूछ सकता है। अर्नेस्ट मेयर बेटा 20वीं सदी के बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो काम किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, उन्होंने एक स्पीशीज की डेफिनेशन दी थी, है ना। स्पीशीज की एक ऐसी डेफिनेशन दी थी जो आज भी वैलिड है। कौन सी वैलिड है भाई? स्पीशीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। यस। कैसा? सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर सकते हैं, कैन इंटरब्रीड, जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सही है। एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वन, क्या बना सकते हैं, फर्टाइल यंग वन। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ना, जो आज भी सबसे ज्यादा वैलिड है, वो किसने दी है बेटा? वो दी है अर्नेस्ट मेयर ने। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अर्नेस्ट मेयर को फादर ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। फादर ऑफ 20th, सॉरी फादर कह रहा हूं मैं, इनको हम कहते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन ऑफ 20वीं सदी का डार्विन कहते हैं। 19th सेंचुरी में थे डार्विन, तो इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहते हैं। और इनके 3 प्राइज हैं जिनके नाम आप चाहो करना चाहो, पर इनको 3 प्राइज मिले थे, है ना। 85 में कुछ मिला था, फिर 92, 97 ऐसे करके 3 प्राइज हैं जो बड़े प्राइज बायो के हो, मतलब बायोलॉजी बेस्ड इनको मिले हैं। और इसीलिए उनको इनको ट्रिपल क्राउन, मतलब 3 प्राइज की वजह से ट्रिपल क्राउन, है ना, ट्रिपल क्राउन, है ना, ये इनको कहते हैं। तो ये चीजें हैं जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। हाँ, इनको कहते हैं, देख लो आप, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि 3 प्राइज देख रहे हो, एक ये लिखा हुआ है, प्राइज के नाम चाहो तो कर लो। एक बल्जान प्राइज है, एक इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी है, और एक है हमारे पास कैरफोर्ड प्राइज, है ना। इनके नाम कर सकते हो, ठीक है, कि जो इनको मिले थे। ठीक है। ये डिटेल पूछता है आपके पास एनसीईआरटी से। अब आते हैं बेटा, फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पेज है। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, ध्यान सुनो। एनसीईआरटी ने बोला है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमारे आसपास लिविंग है, लिविंग वर्ल्ड है। जब वो लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे आसपास डेसिडुअस फॉरेस्ट है। डेसिडुअस फॉरेस्ट पता है सबको? नहीं पता? डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होता है जिसकी लीफ एक टाइम के बाद गिरती है फिर दोबारा आती है। उसके अलावा हमारे पास डेजर्ट है, फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर है, ओशियन है, कोल्ड माउंटेन है। ऐसी ऐसी चीजें हमारे आसपास है। यस, ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास है। ये तो सब मान लो एबायोटिक जैसी चीजें है। गैलोपिंग हॉर्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर, ये सब क्या है, बायोटिक है। तो एनसीईआरटी ने चैप्टर कैसे चालू किया, कहता है कि यार हमारे आसपास ना लिविंग वर्ल्ड है, जिसमें मेरे पास अलग अलग टाइप के हैबिटाट है, अलग अलग टाइप के क्या है, हैबिटाट है। और उसके अलावा मेरे पास अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स आप देखोगे अपने आसपास। गैलोपिंग हॉर्स का मतलब होता है चौकड़ी भरते हुए घोड़े। माइग्रेटिंग बर्ड्स देखोगे आप, वैली ऑफ फ्लावर्स देखोगे। एक जो चीज आप देखोगे ना, ऑर्गेनिज्म के बीच में आप कंफ्लिक्ट देखोगे एंड कॉपरेशन देखोगे। कंफ्लिक्ट क्या होता है? जैसे मान लो किसी चीज के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, किसी चीज के लिए कुछ कंफ्लिक्ट हो गया वो। और कॉपरेशन देखोगे किसमें? ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज के बीच में देख सकते हो या कम्युनिटी में देख सकते हो ना। कम्युनिटी और पॉपुलेशन में क्या फर्क होता है बता देता हूं। सेम स्पीशीज के मेंबर को हम पॉपुलेशन कहते हैं, एक जगह रह रहे हैं। और अलग अलग स्पीशीज होगी तो उसको क्या देखें, कहेंगे कम्युनिटी। तो कंफ्लिक्ट और कॉपरेशन किस में दिखोगे? इन इन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी में, ये देखोगे आप आसपास। अच्छा, इससे पता क्या चल रहा है, यहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है? बहुत कम चांसेस है।
बस ये ध्यान रखना कि वो क्या बोलना चाह रहा है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद उसने बोला है कि यार आप देखोगे शार्क अटैक कर रही है, ये सब बातें उसने यहां बोली है, ठीक है। तो ये कह रहा है आप अपने आसपास देख रहे हो हैबिटाट है अलग अलग टाइप का, अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में कॉपरेशन और कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि लिविंग का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। तो लिविंग के वो दो मीनिंग कह रहा है, लिविंग के दो मीनिंग कह रहा है। एक व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है ना, व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है वो, ठीक है, लिविंग क्या होता है वो, ठीक है। दूसरा है, ध्यान सुनेंगे, व्हाट इज लिविंग का मतलब है लिविंग क्या होता है, आप समझो लिविंग क्या होता है, व्हाट इज लिविंग, समझो मतलब जिंदा किसे कहते हैं। एक तो ये सवाल पूछ रहा है, दूसरा वो पूछ रहा है कि पर्पस क्या है लाइफ का, है ना, पर्पस ऑफ लाइफ। तो ये तो एक फिलोसफिकल बात हो गई ना, हम जिंदा क्यों हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लिविंग की, तो यहां पर मुझे लिविंग के फीचर बताने पड़ेंगे, किसको लिविंग कहते हैं उसके फीचर बताने पड़ेंगे। यहां पर वो टॉपिक होता था जिसको डिलीट कर दिया, एनसीईआरटी ने डिलीट किया, पर वो अभी भी कहां प्रेजेंट है, एनटी के सिलेबस में, तो उसको लास्ट में ओवरव्यू देंगे। अब यहां से हम काम मूव करते हैं, पहले पेज में आपको एज सच कुछ नहीं है, मतलब क्वेश्चन के पर्पज से बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस आप रीड करोगे आपको मतलब समझ में आना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन, लिविंग की दो परिभाषा देने की कोशिश करिए। एक जो हम पढ़ेंगे लिविंग क्या है, उसके क्या फीचर होते हैं, दूसरी पर्पस क्या है, जिंदा रहने का पर्पस क्या है, वो पूछा हुआ है। तो क्या हमें वो पर्पस पढ़ना है, नहीं, वो फिलोसफिकल व्यू है। ये वाला व्यू कौन सा है, साइंटिफिक व्यू है, हम इस पे बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं एकदम चैप्टर के लास्ट में। अब यहां से चैप्टर जाता कहां पर है, यहां से चैप्टर जाता है डाइवर्सिटी पे। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें आसपास बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। जैसे हमें आसपास दिखते हैं पॉटेड प्लांट, मतलब गमले में पौधे, हमें दिखते हैं बेटा इंसेक्ट, है ना, हमें क्या दिख जाता है, इंसेक्ट दिख जाता है। एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड देना बस, ठीक है। तो यहां से हम जब कहां मूव किए, एक टॉपिक है जिसमें हम कहते हैं डाइवर्सिटी लिखा हुआ है। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले डाइवर्सिटी का मतलब समझो। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग चीजें। आपके आसपास जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारे आसपास प्लांट्स हैं, इंसेक्ट हैं, मतलब कोई एनिमल है, और इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगी। अगर मैं डेंस फॉरेस्ट में जाऊंगा तो ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। ये पॉइंट्स एनसीईआरटी ने लिखा, और एनसीईआरटी कहती है कि अगर मैं उस जगह पर जहां पहले गया था अब दोबारा जाऊं तो हो सकता है नई डाइवर्सिटी मिले। तो यहां पर हमारे पास एक डेफिनेशन आती है स्पीशीज की, कि जो हमारे पास ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में देख रहा हूं ना, इन्हें हम स्पीशीज कहते हैं। और अर्थ पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं जिनको हम जानते हैं, जो डिस्कवर्ड है, पर अभी भी बहुत सारी डिस्कवर्ड होनी बाकी हैं। तो एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें बताया गया डाइवर्सिटी क्या होता है, तो उसी पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिटी। तो अराउंड अस क्या है बेटा, अराउंड अस हमारे पास क्या है, अराउंड अस मेरे पास प्लांट्स होगा, अराउंड अस हमारे पास इंसेक्ट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है, यस और नो, एनिमल्स कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे और कुछ ऐसी चीजें हैं, माइक्रोब्स हैं जो विजिबल नहीं है, भाई वो भी तो होंगे जो दिख नहीं रहे, माइक्रोब्स हैं जो विजिबल नहीं है, तो कुछ ऐसे हैं जो दिख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं दिख रहे, ठीक है। जैसे जैसे मैं एरिया इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे मैं एरिया इंक्रीज करूंगा, मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मुझे दिखेंगे, है ना। जैसे मान लो यहां 10 दिख रहे हैं, तो एरिया बढ़ाऊंगा तो कितने दिख रहे हैं, और ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, यस और नो। इसके अलावा मैं कह रहा हूं कि डेंस फॉरेस्ट जो है, डेंस फॉरेस्ट में मेरे पास मोर ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, और ज्यादा ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। तो ये जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स है ना, इनको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बेटा, बायोडाइवर्सिटी होता है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनको अपने क्या बोल देते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसको अपने ने क्या बोल दिया, बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये कैसी है, समझो ध्यान से, ये बायोडाइवर्सिटी कैसी है, 1.7 से 1.8 मिलियन है, क्लियर है, 1.7 से 1.8 मिलियन है, मेरी बात समझ में आ रही है, इतनी मिलियन स्पीशीज हैं हमारे पास। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, इनको बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं, है ना, है ना, और इन्हें ही आप स्पीशीज बोल सकते हो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास हैं, उसको आप क्या बोल दो, नोन एज स्पीशीज, यस, है ना, उनको आप स्पीशीज बोल दो, है ना, जो दिखने में अलग अलग है, ठीक है।
हमारे पास 1.7 से 1.8 मिलियन, 1.7 से 1.8 मिलियन, है ना, इतनी स्पीशीज हमारे पास डिस्कवर्ड है, इतनी स्पीशीज डिस्कवर्ड। एनसीईआरटी एक लाइन और कहती है कि उस एरिया में मैं अगर दोबारा जाऊं जहां पहले गया था तो मुझे और स्पीशीज दिखेंगी। मैं समराइज करता हूं, हमारे आसपास बहुत सारे इंसेक्ट प्लांट है, कुछ ऐसे हैं जो दिखते नहीं है, एरिया बढ़ाऊंगा तो और दिखेंगे, समझ आ रहा है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है इस अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म को मैंने स्पीशीज बोला, तो कितनी स्पीशीज है, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड है, इतनी बात समझ में आ रही है। और मैं देखूंगा एज मैनी स्पीशीज जो हैं वो अनडिस्कवर्ड है। तो यहां से हम लोग किस टॉपिक पे चले जाते हैं कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे नई स्पीशीज हम डिस्कवर कर पाएंगे। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा हम नए एरिया में जाएंगे या उस एरिया में फिर जाएंगे जहां पर हम पहले गए थे, तो और स्पीशीज मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको, मान लो मैं विंटर में गया था तब नहीं थे, समर में हो सकता है वहां स्पीशीज हो, समझ आ रहा है, सेम एरिया में दोबारा जाएंगे। तो इस पूरे पैराग्राफ से क्वेश्चन क्या आएगा, ये डाटा आ सकता है, ये डाटा आ सकता है कि कितनी मिलियन स्पीशीज, क्लियर है, ये डाटा पूछ सकता है इस पूरे पैराग्राफ से। आप देखो एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है, यस। देखो यही दे रखा है, कह रहा है कि हमारे आसपास ये सब है, इंसेक्ट वगैरह, ठीक है। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, देखो लिखा ना इंक्रीज एरिया, तो मेरे पास ऑर्गेनिज्म की रेंज और वैरायटी बढ़ जाएगी। कितनी स्पीशीज बता रहा है ये, इसको हम क्या कह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं, क्लियर है। और ये कह रहा है वी शुड रिमेंबर दैट एज वी एक्सप्लोर, नए एरिया में जाएंगे तो स्पीशीज मिलेगी, पुराने में भी मिल सकती है। इतनी चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, सुनो। अब ये चैप्टर क्या बता रहा है, ये चैप्टर ये बता रहा है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे हम खोज चुके हैं, बहुत सारे खोजे जाने बाकी हैं। अब यहां पर मुझे एक ऐसी साइंस की जरूरत पड़ेगी कि जब नए ऑर्गेनिज्म खोजे जाएंगे तो उनको मैं ग्रुप में कैसे रखूंगा, सही ग्रुप में कैसे रखूंगा, सही है। क्योंकि जब नए ऑर्गेनिज्म खोजे जाएंगे तो उसे नाम भी तो देना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से ग्रुप में रखना पड़ेगा। तो मुझे क्या है बेटा, वी नीड ब्रांच विच हेल्प इन, जो हेल्प करे किस चीज में, जो हेल्प करे किस चीज में बेटा, कि हमारे पास जो नए नई ऑर्गेनिज्म मिले, जो नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हों, उनको हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है, उनको ग्रुप करना है, और उनको हमें क्या करना है, साथ में उनका नाम रखना है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है बेटा, समझना आपको, नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें सिर्फ नाम नहीं रखना, साइंटिफिक नाम रखना है। ऐसे कुछ भी नाम नहीं रखना, साइंटिफिक नाम रखना है जो सब जगह सेम हो, समझ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक उस जगह पर जाकर जुड़ रहा है कि यार देखो इतनी सारी डिस्कवर हो चुकी हैं और डिस्कवर होनी बाकी है, जब और डिस्कवर होंगी हमारे पास तो कहीं ना कहीं हमें यह समझना पड़ेगा एक ऐसी ब्रांच की जरूरत है। यहां पर हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, नॉमेनक्लेचर की, एक ऐसी ब्रांच की जरूरत होगी जो हेल्प करे किस चीज में, हेल्प करे कि जो नया प्लांट एनिमल मिला उसको सही ग्रुप में रखें, सही कैटेगरी में रखें और फिर उनका नाम लिखें। इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, कैटेगरी। अब यहां से वो टॉपिक जुड़ जाएगा। अभी तक जो पढ़ा उससे मेरे हिसाब से एक डाटा वही 1.7 से 1.8 मिलियन वाला बनता है जो आपको क्वेश्चन देगा, इस पे फिर परेशान नहीं होना। अब आ जाओ, अब क्या है बेटा, हमें हमें समझना पड़ेगा कि हमें जब नॉमेनक्लेचर करना है तो नॉमेनक्लेचर में हमें कौन सा नाम चाहिए, साइंटिफिक नाम चाहिए। हमें कौन सा नाम चाहिए, साइंटिफिक नाम चाहिए, ठीक है। अब आप एक बात समझो ध्यान से, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, लोकल नेम की एक प्रॉब्लम होती है। लोकल नेम क्या होता है, जैसे आपके आसपास मान लो बनाना को हिंदी में केला बोल रखा है, दैट इज लोकल नेम। लोकल नेम क्या होता है, लोकल नेम बेटा, लोकल नेम क्या होता है, वो किसी भी गिवन इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड लैंग्वेज, किसी एरिया में एंड लैंग्वेज में दिया हुआ होता है। इतनी बात समझ में आ रही है, किसी पर्टिकुलर एरिया एंड लैंग्वेज में जो नाम देते हैं ना उसे लोकल नेम कहते हैं, ठीक है। उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, वो चेंज होता है ना। प्रॉब्लम क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या होगा, वो चेंज होगा विद एरिया। भाई जैसे जैसे आप एरिया बदलोगे, मान लो आप इंडिया से कहीं और चले गए, वो एरिया के साथ चेंज होगा। दूसरा क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा नाम हो जाएंगे। भाई एरिया के साथ नाम बदला तो एक ऑर्गेनिज्म के क्या हो जाएंगे, मोर देन वन नेम हो जाएगा, एक से ज्यादा नाम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा नाम हो जाएंगे।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा नाम हो जाएंगे, ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है सर। तो एक ऑर्गेनिज्म के हमारे पास एक से ज्यादा नाम हो गए, ये बात भी समझ में आ गई। उसके अलावा बेटा ये क्या क्रिएट करता है? कंफ्यूजन। ये क्या क्रिएट करता है? कंफ्यूजन। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना एक ऐसी ब्रांच डेवलप की जाए जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म का एक, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का सब जगह एक ही नाम हो। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉमेनक्लेचर वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं? हम असाइन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा? असाइन कर रहे हैं। क्या असाइन कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं क्या? अ सिंगल नेम, सिंगल नेम टू गिवन स्पीशीज। एक सिंगल नाम असाइन करते हैं गिवन स्पीशीज को, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। किसी को नाम देना, हम लोकल नेम क्यों नहीं यूज कर सकते? कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एरिया के साथ बदलता है और काफी प्रॉब्लम होती है। हमें साइंटिफिक नेम क्यों चाहिए? सुन ध्यान से, हमें साइंटिफिक नेम क्यों चाहिए? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चे? हम क्या कर रहे हैं? हम गिवन स्पीशीज के को एक नाम दे रहे हैं। हम गिवन स्पीशीज को क्या दे रहे हैं? नाम दे रहे हैं। अब इधर देखो बेटा, देखो क्या कह रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या कह रही है? पहले पढ़ो इसको। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल, बहुत सारे प्लांट एनिमल है, ठीक है। वी नो दैट प्लांट एनिमल इन आवर एरिया बाय देयर लोकल नेम। हम अपने एरिया के प्लांट को लोकल नेम से जानते हैं, एनिमल प्लांट को। होता क्या है, वो वेरी करता है जगह से जगह। इवन विद इन अ कंट्री बहुत अलग अलग नाम होते हैं, और उससे क्या होगा? कंफ्यूजन होती है। क्लियर है? सही है। इसीलिए हमें क्या चाहिए बेटा? प्रॉपर नॉमेनक्लेचर चाहिए। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है बेटा? एक ऐसा प्रोसेस होता है, सुनना ध्यान से। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, मतलब नियम के थ्रू। समझो, नॉमेनक्लेचर होता है किसी को प्रॉपर नाम देना। अब वो करते कैसे हैं? हम क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, मतलब हम एक नाम देने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? विच ईच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिंगल नेम। हम नॉमेनक्लेचर का मतलब है कुछ नियम के थ्रू हम सभी ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्ड तरीके से नाम देंगे, जिसमें जिस ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो सब जगह वही रहे। हर ऑर्गेनिज्म का एक सिंगल नाम हो, तभी तो काउंट कर पाओगे आप। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नॉमेनक्लेचर का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं किसी के नाम को, ताकि वो ऑर्गेनिज्म का सिंगल नाम हो। मेरी बात समझ में आ रही है? सिंगल नाम हो। अब हमारे पास क्या है बेटा? मेरी बात सुनना। अब हमारे पास क्या है कि नॉमेनक्लेचर जो है, ध्यान सुनेंगे, नॉमेनक्लेचर जो है हम उसमें इस चीज को कर रहे हैं। अब जरा समझना, अब नॉमेनक्लेचर में हमने क्या किया? हमने क्या किया, इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है, उसको समझेंगे। क्या हुआ था बेटा? नॉमेनक्लेचर का मतलब है नाम देना। इसको लेकर क्या हुआ था एग्जैक्टली, किस तरीके से चीजें गई हैं, क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, थोड़ा सा इसे हमें समझना भी पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होता है, नाम देने के कई कई मेथड है। जैसे हम जो फॉलो करते हैं वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है। हम क्या फॉलो करते हैं? हम जो फॉलो करते हैं करंटली, हम क्या फॉलो करते हैं बेटा? करंटली हम लोग फॉलो करते हैं, करंटली वी फॉलो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हम क्या फॉलो करते हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब हुआ? हर नाम के दो पार्ट है, बाइनोमियल समझो। बाइनोमियल मतलब हर नाम के दो हिस्से, हम इसको फॉलो करते हैं। सवाल ये उठता है ये अचानक से मेथड आया कैसे? इसके पीछे एक हिस्ट्री, एक कहानी है, थोड़ा सा सुनाता हूं, उसको रिलेट करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी कहानी। क्या हुआ था? नॉमेनक्लेचर की प्रॉब्लम बहुत पुरानी थी। नई नई स्पीशीज डिस्कवर हो रही थी, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? अलग अलग रूल्स इवॉल्व किए। मतलब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट ए है, इसने कुछ 20-25 मान लो रूल्स बनाए और नाम लिखने चालू किए। किसके नाम लिखे? जो प्लांट और एनिमल वो देख रहे थे। फिर एक साइंटिस्ट बी थे, उन्होंने अपने नियम बनाए, खुद से नियम डेवलप करे और नाम दिए। ऐसे साइंटिस्ट सी थे जिन्होंने अपने नियम, रूल्स डेवलप करे और नाम दिए। उनमें से क्या हुआ, हमने जो नाम एक्सेप्ट किया वो कैरोलस लीनियस का किया। मतलब क्या हुआ, तीन अलग अलग साइंटिस्ट, उनके अलग अलग नियम, और उन्होंने क्या किया, जो भी सामने प्लांट एनिमल थे उनको नाम दे दिए। अगर उनमें से मैं किसी एक के काम को सिलेक्ट कर लूं तो बाकी दोनों के काम को रिजेक्ट कर दूंगा। इसका मतलब अगर उसके रूल्स एक्सेप्ट हो गए तो इसका मतलब वो नाम भी तो एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो इस चीज को हम ऐसे समझ रहे हैं बेटा कि ईयर था हमारे पास 1750 के आसपास, 1750 के आसपास। तो मान लेते हैं साइंटिस्ट ए है
उसने कुछ नाम दी, कुछ रूल्स बनाए और उसके अकॉर्डिंग नाम दिए। साइंटिस्ट बी है, उन्होंने कुछ रूल्स दिए और उसके हिसाब से नाम दिए। साइंटिस्ट सी है, उन्होंने कुछ रूल्स दिए, उसके हिसाब से नाम दिए। किसको नाम दिए? जो भी प्लांट एनिमल उनको दिख रहे थे। हुआ ये कि 1750 में हमने मान लो इसको सिलेक्ट कर लिया। कैरोलस लीनियस के जो नियम थे, कैरोलस लीनियस के जो नियम थे, जो जो आपके रूल्स थे, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। क्योंकि हम यहां पर ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमें हमें नॉमेनक्लेचर करना है और आपको समझना पड़ेगा नेम जो है हमें कौन से चाहिए। एक तो आप समझ लो लोकल नेम होते हैं, लोकल नेम समझ में आता है, जो अभी हमने देखा उसका ड्रॉबैक है। दूसरा एक साइंटिफिक नाम होता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? साइंटिफिक नाम का ही एक और वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम। इसी को टैक्सोनोमिक नेम भी कहते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन के बाद आता है। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त टैक्सोनोमिक नेम, बायोलॉजिकल नेम कैसे आए थे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि भाई देखो अलग अलग साइंटिस्ट थे, सबने अपने अपने नियम दिए और उसके हिसाब से उन्होंने अपने 40, 50, 200, 500 नाम दिए। हमने क्या किया, 1750 में कैरोलस लिनियस के रूल एक्सेप्ट कर लिए। उनकी दो बुक थी, एक थी स्पीशीज प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम नाम से एक बुक थी, उसमें प्लांट के नाम थे। एक बुक थी सिस्टमा नेचुरई, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है। इसमें किसके नाम थे? एनिमल्स के, इसमें नेम ऑफ एनिमल्स थे। और ऊपर वाली जो बुक्स है उनमें किसके नाम थे? नेम ऑफ प्लांट्स थे। तो हमने क्या किया, लीनियस के रूल एक्सेप्ट कर लिया, है ना, लीनियस के रूल एक्सेप्ट कर लिए। तो लीनियस ने जो रूल्स दिए ना, इसने जो रूल्स दिए वो रूल्स दिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए, रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने जो दिया, नियम दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए, क्या दिया? रूल्स दिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जो रूल्स दिए वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए थे। क्या इतनी बात पकड़ पा रहे हो कि नहीं? बताओ, इतनी बात पकड़ पा रहे हो? अब क्या हुआ बेटा, आप समझो ध्यान से। 1750 के आसपास हमने रूल्स एक्सेप्ट कर लिए, किसके? कैरोलस लीनियस के। मान लो कुछ रूल्स थे जिनसे नाम देते थे, तो जितने नाम लीनियस ने दिए होंगे वो सारे एक्सेप्ट हो गए। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, यस, तो हमने वो नाम मान लो लीनियस ने दिया है तो वो नाम एक्सेप्ट हो गया कि हाँ भाई ये नाम अब मैंगो का रहेगा। सही है। क्या हुआ है, लगभग 200 ईयर्स के बाद, लगभग 1900, आप समझो 60s के आसपास, और आफ्टर 200 ईयर्स, आफ्टर 200 ईयर्स हमारे पास सेपरेट कोड आ गए। सेपरेट कोड का मतलब होता है रूल्स। सेपरेट कोड आ गए जिसको हम रूल्स कह रहे हैं, किसके लिए? फॉर बॉटेनिकल एंड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मतलब बॉटनिकल और जूलॉजिकल, जूलॉजिकल क्या है बेटा? एनिमल्स के नाम के लिए अलग से रूल्स आ गए, है ना। और वो कब आ गए? लगभग उसके 200 साल के बाद। कुछ चेंजेस हुए, ज्यादा नहीं। तो इंटरनेशनल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के नियम की जो ग्रुप है, रूल्स हैं, उनको नाम देते हैं आईसीबीएन। तो आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड, कोड मतलब रूल्स फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे ही मेरे पास आ गया इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ध्यान रखना एक में ऑफ है ना, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे ही मेरे पास आया इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, आईसीबीएसीएन, बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि भाई 200 साल तक हम लोग वही रूल फॉलो कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आईसीबीएन आईसीजेडएन में रूल बिल्कुल चेंज हो गए, नहीं, रूल्स लगभग वही थे। हमने थोड़ा सा बदलाव किया, बहुत माइनर चेंज किया और अलग कर लिए कोड, किसके? बॉटनी के और जूलॉजी के। क्लियर है? जैसे मान लो जूलॉजी में एक नियम होता है, किसी के जीनस और स्पीशीज सेम हो सकता है, प्लांट्स में नहीं होता। जैसे जो रैट होता है उसको रैटस रैटस कहते हैं, गोरिल्ला को गोरिल्ला गोरिल्ला, जीनस भी गोरिल्ला, स्पीशीज भी गोरिल्ला। पर ये वाला जो होता है ना, ये प्लांट में नहीं होता यूज। तो कुछ डिफरेंस था इसमें। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको ये समझ में आ गया कि नाम बनाने के रूल्स कैसे आए थे। सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे, किसी एक का एक्सेप्ट किया, 1750 के आसपास की बात थी, उसकी बुक्स थी, एक्सेप्ट हो गई, सारे नाम एक्सेप्ट कर लिए। अब हमने कहा कि ठीक है, उनके नाम चल गए हैं। अब हमने क्या किया, कुछ ईयर्स के बाद हमने कुछ वो डेवलप कर लिए, कोड डेवलप किए सेपरेट। तो क्या वो जो रूल्स लीनियस ने दिए थे उनसे अलग थे? नहीं, उन्हीं में हल्की सी मॉडिफिकेशंस की है, मतलब कुछ कुछ चेंजेस करके हमने आईसीबीएन आईसीजेडएन डेवलप कर लिया। ठीक है। अब जो लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, वो रूल्स हैं क्या, उसको देख लेते हैं। फटाफट से आ जाओ। देखो, ये है ना इंटरनेशनल
कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, अभी यही फॉलो होते हैं, जूलॉजिकल, ठीक है, यस क्लियर, आ गया जाओ, ICZN ICBN। अब देखो हम जो फॉलो करते हैं वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, किस साइंटिस्ट का नाम है, बाई कैरोलस लीनियस। किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने दिया। कोई दिक्कत है यहां पर, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो क्या बोला है, इसमें बोला गया है हर नेम का जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट होता है, क्लियर है, हर नेम का एक जीनस होता है और स्पेसिफिक एपिथेट होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने एक नाम लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, सुनना ध्यान से, मैंने नाम लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नाम है। तो हर नाम के दो पार्ट हैं, इसको जीनस कह रहे हैं, इसको स्पेसिफिक एपिथेट कह रहे हैं, ठीक है। तो ईच नेम विद जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट, हमारे पास क्या है, दो पार्ट होते हैं, ठीक है, दो पार्ट होते हैं। अब देखो आगे, बायोलॉजिकल नेम इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। देखो समझो, हमारे पास क्या होता है, जैसे ये जो है ना, ये नाम, ये लैटिन लैंग्वेज में है, ये लैटिन क्या है, लैंग्वेज में है। तो जो भी नाम होते हैं वो लैटिन भाषा में होते हैं, और लैटिन भाषा के हैं, इसीलिए जब हैंड रिटन होता है, हाथ से प्रिंट होता है, तो इस तरीके से टेढ़ा प्रिंट होता है, इसको कहते हैं इटैलिक्स। इटैलिक्स का मतलब होता है ये। इटैलिक्स में क्यों प्रिंट होते हैं, इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं, क्यों होते हैं, टू शो लैटिन ओरिजिन। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, हम लैटिन मतलब क्या है, अब जैसे मान लो ये वर्ड मैंगीफेरा इंडिका, ये किस भाषा का, ये लैटिन भाषा का, तो हम लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, तो जो भी नाम है वो लैटिन लैंग्वेज में है। हम क्या करते हैं प्रिंट करते वक्त उसको टेढ़ा प्रिंट करते हैं, जिसे हम इटैलिक कहते हैं ना, इटैलिक्स में प्रिंट हुआ हुआ है, उससे क्या होता है, ये दिखता है कि नाम दे रखा है। मान लो मेरे पास पूरी लाइन दे रखी है, उसमें एक साइंटिफिक नाम है, मुझे कई बार पता नहीं चल रहा, पर वो टेढ़ा लिखा होगा ना, मुझे पता चल जाएगा ये नाम दे रखा है, क्योंकि इटैलिक्स बता रहा है कि ये एक साइंटिफिक नाम है और ये किस भाषा का है, लैटिन भाषा का। ये बात समझ में आ रही है, अच्छा ठीक है। फर्स्ट हमने लिख लिया है कि जीनस होता है, और सेकंड क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है, क्लियर है, यस। फर्स्ट क्या होता है, जीनस होता है, दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अगर हम इसको हैंड रिटन करेंगे, मान लो मैंने हाथ से लिखा मैंगीफेरा इंडिका, ऐसे प्रिंट नहीं किया, तो मैंगीफेरा इंडिका लिखकर मैं इसको हाथ से अंडरलाइन करूंगा, ऐसे अंडरलाइन करूंगा, और अगर प्रिंट करूंगा तो उसको किस में करूंगा, इटैलिक्स में करूंगा, क्लियर है, सही है। फर्स्ट वर्ड जीनस है, स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, जैसे हम लोग ने यहां पे लिखा मैंगीफेरा, तो ये कैपिटल से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल, और यहां इंडिका जो होगा इसका लेटर क्या होगा, स्मॉल, तो ये वाला देख रहे हो आई स्मॉल है, ये एम कैपिटल होगा, क्लियर। तो हर नाम के दो पार्ट, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस स्टार्ट होगा कैपिटल से, स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल से। किस भाषा के नाम है, लैटिन भाषा के हैं, उनको किस में लिखते हैं, इटैलिक्स में लिखा जाता है, ताकि ये बता सकें ये लैटिन भाषा से ओरिजिनेट है नाम, क्लियर है, यस सही है, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या है बेटा, इसमें एक और रूल है कि जो ऑथर का नाम है, समझो, जो ऑथर का नाम है हमारे पास, ऑथर का नाम है, वो हम कैसे लिखते हैं बाद में। तो नेम ऑफ ऑथर, ऑथर कौन होगा, व्हाट इज ऑथर, जिसने ये नाम बनाए हैं, डिस्कवर किए हैं, उसको हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट में, शॉर्ट को कहते हैं एब्रीवेटेड, या पूरे नाम लिख सकते हैं, एब्रीवेटेड और कंप्लीट नेम। कब लिखेंगे, आफ्टर साइंटिफिक नेम जो हमने लिखा उसके बाद लिखेंगे। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा ये मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इंडिका नाम मान लो लीनियस ने दिया था, तो मैंने इसके बाद में लिन लिख दिया ऐसे। ये लिन वर्ड बता रहा है कि ये किसने दिया, लीनियस ने दिया। अच्छा, लिन लिखने से मुझे पता चलेगा किस साइंटिस्ट ने ये नाम दिया, मेरी बात समझ पा रहे हो, लिन का मतलब है लीनियस ने दिया। तो ऑथर का नाम या तो शॉर्ट फॉर्म में, देखो ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, या पूरा लिख सकते हो, लेकिन आप लिखोगे साइंटिफिक नेम के बाद। दूसरा, ये इटैलिक्स में नहीं होता, दिस इज नॉट इन इटैलिक्स, ये इटैलिक्स में नहीं होता। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ये इटैलिक्स में नहीं होता। मतलब क्या हुआ, आपने कभी इको R1 पढ़ा है, इको R1 याद है किसी को, ई कोलाई जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो किससे मिलता था, इको R1 एक एंजाइम होता था। तो इसमें ये जीनस है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है, तो ये वाले दोनों टेढ़े लिखे रहते थे, ईस्चेरिचिया कोलाई, ये दोनों टेढ़े होते थे, और ये आर क्या थी, स्ट्रेन थी, तो ये ऐसे लिखा रहता था। मतलब मैं ये बता रहा हूं, इको R1 एक तरह का एंजाइम होता था जो ई कोलाई से मिलता था,
तो ई कोलाई में इस चिरचिया कोलाई, ये जीनस और स्पीशीज है, ये थोड़े टेढ़े इटैलिक्स में होते थे, तो सिर्फ जीनस और स्पीशीज इटैलिक्स में होता, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है? बाकी कुछ नहीं। जैसे हम लोग अगर बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में मान लो हमने लिखा होमो सेपियंस, सेपियंस। अब ये जो सेपियंस लिखा है ना हमने, ये लास्ट वाला जो सेपियंस लिखा है ना, इसको हम कहते हैं सब स्पीशीज। इसको हम क्या बोलते हैं? सब स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? होमो सेपियंस, सेपियंस, क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? सब स्पीशीज बोलते हैं। यस, क्या बोलते हैं? सब स्पीशीज बोलते हैं। ऐसा प्लांट में होगा तो वैरायटी बोलेंगे। क्लियर है? तो अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास अब इसमें ये तो हो गया इसका मेन नाम, और ये सब स्पीशीज लिख दिया। इसके बाद चाहो तो लिन लिख लो। लिन क्या होता है बेटा? साइंटिस्ट का नाम है जिसने वो नाम खोजा है। ऐसा और कोई नाम होगा? बेंथम एंड हुकर, BENTH लिखा होगा, बेंथम। क्लियर है? सही है। ये रूल्स हैं किसके? नॉमेनक्लेचर। अब देखो नीट में क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ, उसने दिया हुआ है मैंगीफेरा, फिर उसने लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, फिर उसने क्या लिखा हुआ है? मैंगीफेरा इंडिका, और यहां लिन लिखा है। मेरी बात समझो, तो ज्यादा करेक्ट नाम ये तीसरे वाला है, क्योंकि इसमें ऑथर का नाम भी आ गया है। नहीं तो ये भी गलत नहीं है, सेकंड वाला भी गलत नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कौन सा नाम कैसे करके पूछा हुआ है, उस तरीके से हम जाएंगे। जैसे देख लो, हर नाम के दो कंपोनेंट है, एक है जेनरिक जीनस और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर है? सही है। इसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। अब क्या है बेटा, ये साइंटिफिक नाम जो होते हैं ना, एक बार कोई रूल एक्सेप्ट हो गया ना, तो रूल्स की कहानी ये है कि ये सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल साइंटिस्ट। सारे साइंटिस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस, है ना? ठीक है। उसके बाद लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैंगो। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका। तो बाइनोमियल दो पार्ट है। क्लियर है? यस, सही है। देख रहे हो, दे आर लेटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन। लैटिन भाषा से ये वर्ड्स आते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? जीनस है, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे इंडिका वर्ड जो है वो स्पीशीज नहीं है। देखो, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने ये इंडिका लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका किसको कहते हैं? हनी बी को कहते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस इंडिका का अकेले कोई मतलब नहीं है। एपिस इंडिका स्पीशीज है, क्योंकि उसमें जीनस और स्पीशीज दोनों दे रखा है, तो वो स्पीशीज है। एपिस अकेला जीनस है, एपिस जीनस है, एपिस इंडिका स्पीशीज है, क्योंकि आपको जीनस लिखना ही पड़ेगा। ये स्पीशीज है। तो इंडिका क्या है? इंडिका अकेले क्या है? लास्ट में लगने वाली चीज है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? स्पेसिफिक एपिथेट जिसका अकेला कोई मीनिंग नहीं है। अगर इंडिका अकेले लिखा हुआ उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जीनस नहीं लिखा हुआ उसके आगे। क्लियर है? यस। तो जीनस स्टार्ट होगा कैपिटल से और स्पेसिफिक एपिथेट किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से। ठीक है, क्लियर। अब आइए, नेम ऑफ ऑथर कैसे लिखा होगा? एंड में लिखा होगा। ठीक है, या तो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा होगा, है ना, या पूरा लिखा हो सकता है। क्लियर? जैसे लीनियस ने दिया था मैंगीफेरा इंडिका, तो इसलिए मैंगीफेरा इंडिका लिन लिखा हुआ है। ये देख, मैंगीफेरा इंडिका लिन। क्लियर है? सही, बिल्कुल सही। तो यहां तक हमें क्या क्या समझ में आया? इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएगा? आपको नाम लिख के दे देगा, रूल्स पे पूछ लेगा। ठीक है, ICBN ICZN की फुल फॉर्म पूछ लेगा। क्लियर है? बुक्स के नाम पूछ लेगा कि लीनियस की कौन सी बुक थी। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, ये पूछ लेगा। रूल्स पे कुछ पूछ सकता आपसे, इससे ज्यादा नहीं पूछता। यहां से नाम लिख के दे देगा, पूछेगा करेक्ट नाम क्या है, यही क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे एनिमल प्लांट डिस्कवर होते हैं। क्या हम सबका नाम रख पाते हैं? आप समझो, सबका नाम रख पाते हैं? क्लासिफिकेशन क्या होता है, समझो। क्लासिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है? हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है, सुन लें ध्यान से आप। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि इतने सारे एनिमल प्लांट डिस्कवर होने हैं, हम सबको नहीं पढ़ सकते। समझो, हमारे पास क्या है बच्चे? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमारे पास ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे, है ना।
सबको अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल टू स्टडी। कुछ कह रहे होंगे पढ़ना ही क्यों, क्योंकि हमें बेनिफिट लेना है उनसे। ऑल इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ना पॉसिबल है, तो करोगे क्या? अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं है तो क्या करोगे बताओ तो सही। मान लो हम कह रहे हैं सबको अलग अलग नहीं पढ़ सकते, तो कुछ तो करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि फीचर के हिसाब से, कैरेक्टर्स के हिसाब से किसी सूटेबल कैटेगरी में, ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई, ग्रुपिंग करना। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करेंगे किसकी? ग्रुपिंग करेंगे ऑर्गेनिज्म की। किस में करेंगे? सूटेबल कैटेगरी में। किस में करेंगे? सूटेबल कैटेगरी में। यस, है ना, सूटेबल कैटेगरी में। कैसे? बाय क्या? बाय ऑब्जर्वेबल, जो फीचर ऑब्जर्व हो रहे हो, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, जो फीचर आपसे ऑब्जर्व हो रहे हो उसके हिसाब से हम इसको ग्रुपिंग करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमने क्या किया, हमने कहा कि यार ये मैंने जो ग्रुप बनाया है ये मैमल्स का बनाया है, तो ये मैमल्स का मेरे पास क्या बन गया? ग्रुप्स बन गया। अब ये जो मैमल का ग्रुप बना है, इनके कोई फीचर होते होंगे, जैसे मैंने लिख दिया हेयर ऑन बॉडी, हेयर ऑन बॉडी, है ना, मेमोरी ग्लैंड। तो इसको हम कह रहे हैं कि हमने मैमल सारे यहां रख दिए, इसमें रख दिए, इसको क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखना, किसको? एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को। किसके आधार पर? कैरेक्टर्स के आधार पर। उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग पढ़ सकूं, तो मुझे ग्रुप का फीचर पता होना चाहिए जो सबके अंदर प्रेजेंट हो। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? अब यहां पर एक नई टर्म आपके दिमाग में आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सॉन। क्या बोलेंगे? टैक्सॉन बोलेंगे। पहले टैक्सॉन समझो। देखो, आप ऐसे समझो, अभी मैंने लिखा है मैमल, अभी मैंने क्या लिखा है? मैमल्स लिखा है। एक मैंने वर्ड लिखा है डॉग, एक वर्ड मैंने लिखा है कैट, एक मैंने लिखा है राइस। ठीक है, अब मान लो इनमें से मैं कोई भी टर्म लिखता हूं, अगर मैं इनमें से एनी टर्म को कंसीडर करता हूं, जैसे मान लेते हैं मैंने मैमल्स को कंसीडर कर लिया, मैमल्स को कंसीडर कर लिया। अब मुझे बताओ, क्या मेरे दिमाग में कुछ फीचर्स आएंगे? सम फीचर्स कम इन माइंड। क्या मेरे दिमाग में कुछ फीचर आएंगे? कुछ इमेज बनेगी? तो इसीलिए मैमल्स के हमारे पास क्या है? कुछ फीचर एसोसिएटेड है, उसके साथ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो जुड़े हुए हैं। उसको हमने क्या नाम दे दिया? मैमल्स को इसलिए हमने क्या नाम दे दिया बेटा? नोन एज टैक्सॉन। तो टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन एक ऐसा ग्रुप होता है, जैसे मान लो मैमल्स एक टैक्सॉन है, क्योंकि उसके साथ कुछ फीचर जुड़े हुए। फीचर कैसे जुड़े हुए? मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं मैमल्स, तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ फीचर जा रहा है दिमाग में। इतनी बात समझ में आ रही है? मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ क्या जा रहा है? फीचर जा रहा है, दिमाग में कोई ना कोई चीज घूम रही है। उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने क्या बोल दिया? समझो ध्यान से, उसको हमने क्या बोल दिया? मैमल्स, मतलब एक टैक्सॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि डॉग, कैट, इनका नाम सुनते ही राइस, मैमल्स, एनिमल्स, ये सब क्या है? टैक्सॉन्स है। दे ऑल आर टैक्सॉन, दे ऑल आर टैक्सॉन। ये सब टैक्सॉन है क्योंकि इनका नाम सुनते ही मेरे दिमाग में कुछ फीचर आ रहे हैं, समझो। और बहुत सारे टैक्सॉन को मिला के हम एक प्लूरल वर्ड यूज करते हैं, टैक्सा। अब जरा ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूं। मैंने आपको ये समझाया है कि यार देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुप में रखना। जब हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं किसी ग्रुप की, तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है टैक्सॉन। टैक्सॉन का क्या मतलब होता है कि जैसे टैक्सॉन क्या है, मैंने बोला मैमल एक टैक्सॉन है, तो मैमल एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में रियल के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? उस ग्रुप के अपने फीचर है। जैसे ही मैं बोलता हूं कैट, तो मेरे दिमाग में एक फीचर आता है ना। तो जो भी चीज, मतलब वर्ड सुन के मेरे दिमाग में कुछ फीचर आए,
मैं कुछ फीचर रिलेट कर सकूं, कुछ फीचर हों, उसे हम टैक्सॉन बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सारे टैक्सॉन का सेम लेवल है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इंसेक्ट हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, क्या ये दोनों टैक्सॉन है? यस, ये टैक्सॉन है, यस। बट इनमें क्या है, आर्थ्रोपोडा बड़ा टैक्सॉन है, सही है, उसके अंदर इंसेक्टा आता है, तो इसका मतलब ये दोनों टैक्सॉन अलग अलग लेवल के हैं। ये दोनों क्या है, टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल है। ये क्या है, टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल है। तो टैक्सॉन एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसका नाम सुन के हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ फीचर आए। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ, सोचो, दिमाग में सोचना। टैक्सॉन समझ में आ गया? मान लो मैं आपसे कहूं कोई और टैक्सॉन बता दो, जैसे एंजियोस्पर्म टैक्सॉन है, क्योंकि ये वर्ड सुन के मेरे दिमाग में कुछ फीचर्स आएंगे, तो उसको अपने ने क्या बोल दिया, टैक्सॉन बोल दिया। उसको अपने ने क्या बोल दिया, टैक्सॉन बोल दिया। देखो इस चीज को समझो, एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी कह रही है क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि हम सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ सके। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है किसी भी चीज को ग्रुप में रखना एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट, एनिमल्स, डॉग, कैट्स, इंसेक्ट। क्लियर है? हम आराम से इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो the moment we used to study these terms, we associate certain characters with organism in that group. What image do you think? है ना, जैसे dog, cat, है ना, ये सब। Now if we think Alsatian, है ना, similarly suppose we say mammals, क्लियर है, एक्सटर्नल ईयर, ये सारे कुछ, ये मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अल्सेशियन क्या एक डॉग होता है, तो उसका नाम सुन के मेरे दिमाग में फीचर आ रहे हैं। तो यही कह रहा है ये कि ये जो सारे हैं पिक्चर इन आवर माइंड, क्या पिक्चर आती है वीट सुन के, तो मैमल, राइस, वीट, ये क्या है, ये वो कन्वीनियंट कैटेगरी है जिनमें ऑर्गेनिज्म को पढ़ा जा सकता है। इन्हें हम टैक्सॉन कह रहे हैं। इनके नाम के साथ मेरे दिमाग में कुछ इमेज आता है। अब एक इसी से डिपेंड एक ब्रांच है जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं ना। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी क्या है, समझो ध्यान से। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द साइंटिफिक टर्म ऑफ दीज कैटेगरी, डॉग, मैमल, कैट, उसे टैक्सा कह रहे हैं। टैक्सा प्लूरल होता है। सिमिलरली डॉग, मैमल, ये सब टैक्सा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, डॉग बेटा मैमल्स के अंदर आता है, और एनिमल्स के अंदर मैमल्स आता है, तो दे आर टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। मैं आपसे कहूं कैट, मैमल, दे आर टैक्सा एट सेम लेवल? नहीं, अलग अलग लेवल है। इतना समझ में आ गया? अब हम उस ब्रांच पे आ गए जिसका नाम टैक्सोनॉमी है। ये क्या कहती है? टैक्सोनॉमी कहती है कि टैक्सोनॉमी क्या है, इट इज अ प्रोसेस। ये पहली बात तो प्रोसेस है ना, किसका, कैसा प्रोसेस है, ऑफ ग्रुपिंग या क्लासिफाइंग, ग्रुपिंग और क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू सुटेबल टैक्सॉन। सुटेबल टैक्सॉन में क्लासिफाई करने को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, मतलब टैक्सॉन ग्रुप है, उनमें रखने के प्रोसेस को कैसे रखेंगे, पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं। ठीक है, पर बेसिस क्या है इसका, समझो ध्यान से। बेसिस कुछ भी हो सकता है। बेसिस कैन बी, मतलब किस बेस पे रख रहे हैं, कैन बी फीचर्स, कुछ भी फीचर्स हो सकते हैं। आजकल क्या है, नाउ डेज, आजकल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल फीचर तो कर ही रहे हैं, उसके साथ इंटरनल फीचर, जैसे एनाटॉमी हो गई, वो यूज करते हैं, है ना। हम सेल की डिटेल यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सब हम यूज करते हैं आजकल मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में। मॉडर्न का मतलब जो आजकल यूज होती है, पहले क्या करते थे, मेनली एक्सटर्नल, बाहर की, है ना, बाहर के फीचर जैसे मॉर्फोलॉजी वगैरह। तो फीचर कैन बी कुछ भी हो सकता है, फीचर बेसिस कैन बी फीचर जैसे एक्सटर्नल फीचर। पर आजकल हम लोग क्या करते हैं, जो यूज करते हैं ना, वो कई तरह के फीचर यूज करते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, उसके हिसाब से ग्रुपिंग करते हैं टैक्सॉन में। ठीक है, अब मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूं। मान लेते हैं मेरे को एक प्लांट मिला, मैं फॉरेस्ट में गया,
एक प्लांट मिला नया। जब भी कोई नया प्लांट मिलता है उसको हम नाम देते हैं, एनिमल मिलता है उसको नाम देते हैं स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो अंडर स्टडी है, जिसको पढ़ा जा रहा, उसको कहते हैं स्पेसिमेन। समझ में आ रहा है? उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन बोलते हैं। किसी भी ऐसी चीज जिसको पढ़ा जाए, नया प्लांट मिला, उसको हमने बोल दिया स्पेसिमेन है, उसको हमने क्या बोल दिया? स्पेसिमेन है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले क्या करूंगा बताओ बेटा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इसके फीचर्स को कैरेक्टराइज करूंगा, है ना? कैरेक्टराइज का मतलब इसके फीचर नोट डाउन करूंगा। तो सबसे पहले मैंने इसके फीचर नोट डाउन कर लिए, किसकी लीफ कैसी है, स्टेम कैसी है, रूट कैसी है, फ्लावर कैसे, फीचर नोट डाउन कर लिए। उसके बाद मैंने इसको आइडेंटिफाई किया। अब आप पहचानोगे कैसे? सर पहले ही पहचान लेते जब फीचर नोट डाउन करते? नहीं। आप किसी चीज को कैसे पहचानते हो? आपने कोई गाड़ी देखी, आप पहचानते हो ये वाली गाड़ी, पहले आपने देखी हुई है ना। समझ आ रहा है? तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? बाय प्रीवियस नोन स्पेसिमेन की मदद से। प्रीवियस नोन स्पेसिमेन, पहले से जो स्पेसिमेन नोन था उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? इसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमने यहां लिख दिया आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं? इनको ग्रुप में रखते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में पहले एक टॉपिक हुआ करता था जिसको टैक्सोनॉमिक एड्स कहते थे। टैक्सोनॉमिक एड्स अब नहीं है। टैक्सोनॉमिक एड्स किस में मदद करते थे? जैसे मान लो आपके पास हर्बेरियम शीट हो गई, ये सब आइडेंटिफिकेशन में मदद करते थे। अब हम क्या करेंगे? उसकी ग्रुपिंग, मैंने पहचान ली ये है, अब इसको ग्रुप में रखेंगे। उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसमें की जाती है? इनटू टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो आपके सिलेबस में अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रह गई है सिर्फ, है ना? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है सर। अब आ जाओ, लास्ट का प्रोसेस होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कब किया जाता है बेटा? फीचर जब आपको फिक्स हो जाए। जैसे मान लो मैं फॉरेस्ट में गया, मुझे एक नया प्लांट मिला, तो सबसे पहले मैंने इसके फीचर नोट कर लिए, इसे हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। फिर मैंने क्या किया? इसको पहचाना। पहचानूंगा कैसे? जो पहले से ऑलरेडी डिस्कवर है उससे कंपेयर करके, उसको अपने कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्लियर है? फिर मैंने क्या किया? उसको एक ग्रुप में रखा, तो ग्रुप तो पहले से बना होगा ना, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, ग्रुप में रखना। और फाइनली उसको नाम देने को कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो इसका मतलब ये हो गया, स्टेप्स क्या है टैक्सोनॉमी में? स्टेप्स इन टैक्सोनॉमी क्या है बताओ? टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है किससे? प्रोसेस से। कैसा प्रोसेस? जिसमें ऑर्गेनिज्म को ग्रुप किया जाता है सूटेबल टैक्सॉन में। तो स्टेप्स क्या है टैक्सोनॉमी के बताओ? सबसे पहला है मेरे पास कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन। दूसरा स्टेप है मेरे पास आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसकी डिटेल अभी हमने नहीं पढ़नी। तीसरे वाले की पढ़नी है क्लासिफिकेशन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे। और फोर्थ हमारे पास नॉमेनक्लेचर है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर याद रखना बेटा, नॉमेनक्लेचर लास्ट में आता है। जब तक आप फीचर नहीं नोट करोगे, नाम कैसे रख दोगे? नाम गलत हो जाएगा। आप पैदा होते हो, फैमिलीज में नाम रख देते हैं, नॉमेनक्लेचर फीचर आने से पहले, इसलिए क्या है, नाम काम से मैच नहीं करता। लेकिन यहां पर क्या है, नॉमेनक्लेचर लास्ट में ही होता है हमेशा। क्लियर है? हमारे सिलेबस में ये दे रखा है, ये टॉपिक डिटेल में है क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या दे रखी है? टैक्सोनोमिक कैटेगरीज दे रखी है। अब क्या हुआ बेटा, आप समझना ध्यान से। ह्यूमन बाय नेचर ना चीजों को क्लासिफाई करता रहा है। क्या हुआ है कि पहले जब से उसने सिविलाइजेशन आई है, उसको खाना, फूड, फॉडर, क्लोथ, इसके लिए ऑर्गेनिज्म की जरूरत रही है। तो उसने स्टार्टिंग से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अब क्या है, ह्यूमन सिर्फ क्लासिफिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ये भी जानना चाहता है कि ये दो ग्रुप आपस में कैसे रिलेट है। इनको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। एक्चुअल में एक ब्रांच और है जिसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। देखो, बेस्ड ऑन द, क्या लिखा है देखो, पढ़ो पहले तो, टैक्सोनॉमी पढ़ो। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। टैक्सा मतलब कैटेगरी। उस प्रोसेस को कहते हैं टैक्सोनॉमी। सही है? वो किस पर आधार हो सकता है? इंटरनल, एक्सटर्नल, है ना? क्योंकि अब मॉडर्न में तो काफी सारी चीजें आ गई है। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि टैक्सोनॉमी में मेरे पास ये वाले स्टेप्स हैं।
कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये बेसिक है, आर द प्रोसेस बेसिक टू टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी नया नहीं है, ह्यूमन हमेशा से मोर और मोर जानना चाहता है सब लोगों के बारे में। क्यों जानना चाहता है? क्योंकि उसे रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, इसलिए जानना चाहता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ब्रांच जिसे हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सुनना ध्यान से, क्या मैं बताना चाह रहा हूं, सुनना। हमारे पास टेक्सोनॉमी क्या है? प्रोसेस है ऑफ प्लेसिंग, रखना, किसको? स्पेसिमेन मतलब ऑर्गेनिज्म को, किसमें? सूटेबल टेक्सा में। सही है, किसी सूटेबल टेक्सॉन में या टेक्सा में रखने के प्रोसेस को टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्या होता है बेटा, हम सिर्फ टेक्सोनॉमी नहीं चाहते, हम चाहते हैं रिलेशन। तो क्या होता है बच्चे, अगर मैं क्या कह रहा हूं कि ह्यूमन क्या है, अब क्या चाहता है? ह्यूमन क्या है? वांट टू नो अबाउट रिलेशनशिप। उससे क्या होगा? बिटवीन टेक्सॉन। उससे क्या होगा? रिलेटेड वाले हम आसपास प्लेस कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं ये कह रहा हूं बच्चे, आप एवोल्यूशन पढ़ोगे क्लास 12th में, वहां पर एक चार्ट दिखा रखा है कि रेप्टाइल से मैमल बने हैं और रेप्टाइल से ही मेरे पास बर्ड्स बने हैं। इसका मतलब बर्ड्स और मैमल्स का एंसेस्टर रेप्टाइल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? मैमल्स और बर्ड्स का जो एंसेस्टर है हमारे पास, वो क्या है? रेप्टाइल है। मेरे पास क्या है? वो रेप्टाइल है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये आपस में रिलेटेड है, बर्ड्स और मैमल आपस में ज्यादा रिलेटेड है, वार्म ब्लडेड होते हैं दोनों। तो कहीं ना कहीं मैं क्या चाह रहा हूं, मैं सिर्फ नए ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी में प्लेस करना नहीं चाह रहा, मैं जानना चाहता हूं उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो सिस्टमैटिक्स वो ब्रांच है जो रिलेशन बताती है। तो सिस्टमैटिक्स का मीनिंग क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कब करोगे? जब रिलेशन पता चल जाएगा। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किसका? अरेंजमेंट ऑफ टेक्सॉन, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू रिलेशन। किस तरह का रिलेशनशिप? किस तरह का रिलेशनशिप? एवोल्यूशन वाइज, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कैसा? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ कि कौन किससे इवॉल्व हुआ है, उसके हिसाब से वो ग्रुप को साथ रखना जो आपस में रिलेटेड है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी तो है ही, सिस्टमैटिक्स में हमारे पास टेक्सोनॉमी तो है ही, उसके अलावा रिलेशनशिप है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये है। तो बहुत सारे बच्चों को डिफरेंस नहीं समझ में आता। देखो, टेक्सोनॉमी का मतलब है जो टेक्सॉन है उसमें स्पेसिमेन को रखना, क्लासिफाई करना, दैट इज टेक्सोनॉमी, एक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक्स क्या है? जो टेक्सॉन है ना उनको प्रॉपर अरेंज करना ताकि रिलेटेड वाले साथ आ जाएं। और अरेंजमेंट के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फाइलोजेनेटिक। एवोल्यूशनरी को ही हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी इंक्लूड है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, है ना, नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और ऐसा ही काम सिमिलर वर्क किसने किया है? लीनियस ने। सिमिलर वर्क बाय लीनियस किसने किया है? लीनियस ने किया है। और लीनियस ने कैसे किया है बेटा? एक बुक थी हमारे पास, उसमें उस बुक का नाम था सिस्टेमा। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरई। ये वो बुक थी जिसमें उन्होंने ये काम किया। तो सिस्टेमा नेचुरई नाम की वो बुक थी जिसमें उन्होंने ये काम किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिमिलर वर्क किसने किया है? लीनियस ने। लीनियस ने, जिसमें उन्होंने एक बुक थी सिस्टेमा नेचुरई, वहां पर उन्होंने काम पब्लिश किया। क्या इतना समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, इतना समझ में आ रहा है? सोचो। ठीक है बेटा, तो यहां से हम लोग कहां मूव कर रहे हैं? एक टॉपिक आप देख लो ध्यान से।
एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि ह्यूमंस बीइंग सिंस लॉन्ग सिर्फ ये नहीं जानना चाह रहे थे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या है, वो उनके बीच में रिलेशनशिप जानना चाहते हैं। ये वाली बात हम सिस्टमैटिक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो ब्रांच है वो डील कर रही है इससे सिस्टमैटिक्स। अच्छा, सिस्टमैटिक्स में एक वर्ड आता है सिस्टिमा। सिस्टिमा का मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। क्या है? लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट। और वो कैसे होगी? रिलेशनशिप से, उनके बीच में रिलेशनशिप करके। तो स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक लेटर एंड लार्ज इंक्लूड ये सारी चीजें जो किसमें आती थी? टैक्सोनॉमी में। क्लियर? यस। अब हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मेरी बात ध्यान से सुनते हुए चलना इंपॉर्टेंट है। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती क्या है? मतलब क्या हुआ कि हम ऑर्गेनिज्म को किन ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, उनकी डिटेल पढ़ रहे हैं। वो जो टॉपिक है स्पीसीज, जीनस वगैरह, वो यहीं आते हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरी को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मान लो, मैं आपको समझाता हूं इस चीज को। मान लो आपके घर एक लेटर आना है। लेटर को भेजने के लिए अगर मुझे एड्रेस लिखना है तो मुझे कंट्री बतानी पड़ेगी। मान लो कहीं बाहर से आ रहा है, कंट्री बतानी पड़ेगी, स्टेट बताना पड़ेगा, स्टेट के बाद वो डिस्ट्रिक्ट बतानी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट के बाद वो एरिया, गली, फिर घर, ऐसे ही होगा। ऐसे ही मान लो मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको डायरेक्टली उठा के मैं स्पीशीज में नहीं रख सकता। मुझे उसको पहले किस में रखना पड़ेगा? किंगडम में, कि वो प्लांट किंगडम का पार्ट है कि एनिमल किंगडम का। फिर मैं किस में रखूंगा? फिर मैं रखूंगा उसको फाइलम में। ऐसे करते करते मैं उसको धीरे धीरे रखते रखते फाइनली किसी और कैटेगरी में, लो कैटेगरी में रख पाऊंगा। तो अगर इस चीज को आप समझ पा रहे हो तो सबसे पहला लाइन जो मैं लिख रहा हूं उसका बात समझो। क्लासिफिकेशन जो है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन जो है नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उठा के डायरेक्टली उसको उसमें रख सकते हो, स्पीशीज में। हमारे पास सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। क्या है? सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, जहां पर हर स्टेप जो है वो क्या है? पार्ट है एक अरेंजमेंट का। हर स्टेप क्या है? पार्ट है किसका? एक अरेंजमेंट का। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे मान लो ये किंगडम है, ये मान लो ये बड़ा ग्रुप किंगडम है, ये किंगडम एनिमिलिया है। तो ये एक टैक्सॉन हो गया, नहीं, एक स्टेप है। तो सबसे पहले आप इसमें रख रहे हो, सबसे पहले आप इस किंगडम में रख रहे हो। तो ये किंगडम एक प्रकार का क्या हो गया? स्टेप हो गया। तो क्या कह रहा है? देखो, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, सीरीज ऑफ स्टेप है या हायरार्की है। हायरार्की का मतलब होता है बड़े से छोटा। हायरार्की ऑफ स्टेप है, जहां पे हर स्टेप, जिसे आप नाम दे रहे हो टैक्सॉन, है ना, इज अ पार्ट ऑफ अरेंजमेंट, जिसको आप कहोगे टैक्सोनोमिक हायरार्की। ये वर्ड पकड़ना हमें। टैक्सोनोमिक हायरार्की का मतलब होता है बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, उस प्रकार की कुछ अरेंजमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं हम ये समझ पा रहे हैं कि जब मैं किसी को क्लासिफाई करूंगा तो मैं एक स्टेप में नहीं करता, धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं, जहां पे हर एक स्टेप, किंगडम एक तरह का टैक्सॉन है। किंगडम क्या है? टैक्सॉन, मतलब एनिमिलिया टैक्सॉन है। फिर मैंने फाइलम आर्थ्रोपोडा एक टैक्सॉन है। तो हर स्टेप एक टैक्सॉन है, समझो। तो जो ईच स्टेप, हर स्टेप क्या है? एक टैक्सॉन है या टैक्सोनोमिक कैटेगरी है। यस, टैक्सोनोमिक कैटेगरी है, जिसके अपने कोई फीचर है और उसकी अपनी एक रैंक है। रैंक मतलब पोजीशन है, उसकी क्या है? रैंक है, हैव रैंक। क्या रैंक है? इन टैक्सोनोमिक हायरार्की, टैक्सोनोमिक हायरार्की में एक रैंक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हर एक स्टेप जिसे हम टैक्सॉन कह रहे हैं वो टैक्सोनोमिक कैटेगरी है, ठीक है। उनमें हमारे पास रैंक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? टैक्सोनोमिक हायरार्की का पार्ट है। मतलब क्या हुआ कि जैसे एनिमिलिया की एक पोजीशन है उस अरेंजमेंट में। जैसे मान लो एक बड़ा ग्रुप है एनिमिलिया, फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा, फिर उसके अंदर इंसेक्टा। तो बड़ा ग्रुप, छोटा ग्रुप, उससे छोटा ग्रुप, दैट इज हायरार्की। हायरार्की मतलब बड़े से छोटा। अब उसमें जो हर एक ग्रुप है वो टैक्सोनोमिक कैटेगरी है, वो टैक्सॉन है।
और उसकी अपनी एक रैंक, रैंक मतलब एक पोजीशन है उस अरेंजमेंट में। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी चीज क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो टैक्सॉन है, जिसे आप टैक्सोनॉमी कैटेगरी कह रहे हो, ये रियल बायोलॉजिकल एंटिटी है। रियल क्या है? बायोलॉजिकल एंटिटी है। बायोलॉजिकल एंटिटी का मतलब क्या हो गया? ये रियल में है। जैसे मान लो मैं लिखता हूं एनीमिलिया, तो एनीमिलिया के अंदर मेरे पास यहां एनिमल्स आते हैं, ये रियल है, ऐसा नहीं है कि कोई ग्रुप है। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मान लो आपके स्कूल में एक रूम है जिसपे लिखा हुआ है क्लास 9th, तो रूम क्लास 9th है, एक तो ये होगा, या उस क्लास में बैठे हुए बच्चे क्लास 9th है। तो उस क्लास में जो बैठे हुए बच्चे हैं वो रियल बायोलॉजिकल एंटिटी है, वो सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं। ऐसे ही मान लो अगर एनीमिलिया कोई दीवार थोड़ी है कि यहां एनिमल रखे, नहीं, एनीमिलिया एक्चुअल में उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिनके कॉमन फीचर है। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है ये रियल बायोलॉजिकल एंटिटी है, नॉट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी उठाकर इस तरीके से रख दिया हो, ये रियल बायोलॉजिकल एंटिटी। तो इस पूरे पैराग्राफ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं की जाती कि मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठा के उसकी कैटेगरी में रख दूं, नहीं, स्टेप वाइज जाते हैं, बड़ा ग्रुप, छोटा ग्रुप, छोटा ग्रुप। ये एक अरेंजमेंट का पार्ट है, जो ये ग्रुप है ना, ये एक अरेंजमेंट का पार्ट है, इसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। हर एक ग्रुप एक टैक्सॉन होता है, उसके अपने एक फीचर है, समझ में आ रहा है? उसकी अपनी एक रैंक है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो रियल में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे हम बोल रहे हैं कि बायो मतलब एग्रीगेट है, इस तरीके से। क्लियर है? अब हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? अब हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। सुनना ध्यान से, हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। देखो आप समझो, हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, ठीक है? यस, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, ठीक है? ये देखो, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, हायरार्की ऑफ स्टेप है। हर स्टेप को टैक्सॉन या कह रहे हैं उसकी अपनी एक रैंक है। ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सारी कैटेगरी को मिलाओगे तो एक अरेंजमेंट बनेगी, है ना? हर कैटेगरी यूनिट है क्लासिफिकेशन की। यूनिट मतलब एक जगह है जहां पर चीजों को क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लियर है? यस, ठीक है, सही है। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्या है आप समझोगे, पहले समझो इस चीज को। देखो क्या होता है, हम एक वर्ड लिखते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरी। मैं आपको समझाता हूं कैसे। क्या होता है कि जैसे मान लो आप किसी को क्लासिफाई करो, ग्रुप करो। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं कहता हूं कि आपको किसी का एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस में आपको स्टेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, एरिया लिखना है, और उसकी गली लिखनी है, हाउस नंबर लिखना है, पिन कोड लिखना है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब भी आप किसी का एड्रेस लिखोगे तो ये बातें लिखोगे ना। ऐसे ही अगर आप किसी स्पीशीज का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो इन कैटेगरीज में जरूर आएगा। तो एनी स्पीशीज जिसका आप क्लासिफिकेशन करते हो, जिसका आप क्लासिफिकेशन करते हो, है ना, जिसका क्लासिफिकेशन होगा वो क्या होगा? कम इन दीज कैटेगरीज। ऑब्लिगेट का मतलब होता है मजबूरी, ऑटोमेटिकली इन कैटेगरीज में जरूर आएंगे। कौन सी कैटेगरीज हैं ये? इसको शॉर्ट में याद कर सकते हो, कीप करके किंगडम, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट सिक, ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हो। तो सबसे बड़ी कैटेगरी, सुनना ध्यान से, सबसे बड़ी कैटेगरी ये है, लार्जेस्ट, ये किंगडम होती है। फाइलम एनिमल के लिए होता है, डिवीजन वर्ड होता है प्लांट के लिए। यस, तो ये 7 कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऑर्गेनिज्म इन 7 में जरूर क्लासिफाई होगा जब क्लासिफिकेशन की जाएगी, इसीलिए इनको कहते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरी। एनसीईआरटी इस बात को ऐसे लिखती है कि जब क्लासिफिकेशन की जाएगी तो ऑर्गेनिज्म कुछ कैटेगरीज में आता है, वो कैटेगरीज ये हैं, इनमें जरूर आएगा, है ना? जैसे हम कहते हैं बिना पिन कोड के एड्रेस पूरा नहीं होगा, वैसे ये चीजें हैं जिनके बिना क्लासिफिकेशन पूरी नहीं होगी। क्या ये चीज पकड़ पा रहे हो? अब आप समझो ध्यान से, जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं, इसको कहते हैं डिसेंडिंग, इसको कहते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में कर रहा हूं तो क्या होगा बच्चे, ध्यान सुनेंगे। डिसेंडिंग में करूंगा तो कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे। मतलब क्या हुआ कि जो जो जैसे ये जीनस है,
इस जीनस में ये 2 मेंबर हैं। अब ये जीनस से बड़ा क्या है? फैमिली। अब ये फैमिली में दूसरा जीनस है। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अब इन दोनों में ज्यादा समानता है ना, एज कंपेयर टू, मान लो मैं इसकी और इसकी बात करूं, मेरी बात समझो, ये एक जीनस है, ये एक जीनस है, इस जीनस में ए और बी है, इसमें पी और क्यू है, तो ए बी में बहुत सारे फीचर सेम होंगे एज कंपेयर टू बी और पी में। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे कॉमन कैरेक्टर्स घटते हैं, तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग, और ऐसे कहेंगे असेंडिंग, कॉमन कैरेक्टर्स घटते हैं। एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, किंगडम में मेरे पास लेस जनरल, सुना, सॉरी, किंगडम में मेरे पास मोर जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। जनरल का मतलब जैसे सेल वॉल हो गई, इस तरीके के, इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, मोर जनरल टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है सर। अब क्या होता है, कुछ और कैटेगरीज भी होती हैं, सम अदर कैटेगरीज भी होती हैं, मेन तो यही है साथ, उसके अलावा अदर कैटेगरीज भी है। जैसे मान लो सब क्लास, तो सब क्लास किसके नीचे होगा? बिलो क्लास होगा। अगर मैं लिख रहा हूं सुपर क्लास, तो सुपर क्लास क्या होगा? अबव क्लास होगा। मतलब यहां पर सुपर क्लास होगा, यहां सब क्लास होगा। समझ में आ रहा है? कुछ और कैटेगरी, जैसे मान लो कई बार होता है ना, जब आप किसी का एड्रेस लिखते हो, पिन कोड के अलावा ये भी बताते हो मंदिर के पास है या स्कूल के पास है, ऐसा कुछ करके बताते हैं ना, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो कुछ और कैटेगरीज भी होती है, सुपर क्लास, सब क्लास, इस तरीके की। पर जब भी आप क्लासिफिकेशन करोगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये 7 कैटेगरीज बढ़ेंगी। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, मतलब 2 ऑर्गेनिज्म के कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। समझ आ रहा है? इसको कहते हैं डिसेंडिंग। ऊपर में बड़े जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, सेल वॉल हो गई, जैसे एनीमिलिया में कौन आ रहा, सॉरी, एनीमिलिया में कौन आ रहा है? जिसके पास सेल वॉल नहीं है। समझ में आ रहा है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ऐसे जनरल टाइप के कैरेक्टर है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि जीनस है, मान लेते हैं पैंथेरा, तो पैंथेरा में ये थोड़ी लिखूंगा मैं कि उसमें सेल वॉल नहीं है। पैंथेरा तो एकदम लॉयन के जैसा होगा, तो उसके फीचर होंगे प्रॉपर तरीके। यहां तक समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, एक एक ग्रुप को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेटा स्पीशीज को। सुन लो ध्यान से, स्पीशीज क्या होता है। देखो, ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी। फंडामेंटल सिमिलरिटी मतलब दिखने में, जैसे मॉर्फोलॉजी हो गया, दिखने में, है ना, मॉर्फोलॉजी या अदर फीचर, उसको हम क्या नाम देते हैं? नोन एज स्पीशीज। उनको हम क्या नाम देते हैं? स्पीशीज नाम देते हैं। ठीक है। जो 2 ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के, उसमें मैक्सिमम समानता होती है। जो 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी स्पीशीज सेम होती है, क्या सेम है? स्पीशीज सेम है, उनमें हमारे पास मैक्सिमम सिमिलरिटी होती है। क्या होगी? मैक्सिमम सिमिलरिटी होगी। ठीक है। एक डेफिनेशन जो अर्नेस्ट मेयर ने दी थी, वो डेफिनेशन क्या थी? जैसे मान लो मैं बात करता हूं 2 ह्यूमन, 2 काऊ या जो भी चीजें हैं। स्पीशीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप विच इज सिमिलर, जो देखने में सिमिलर है, सेम नहीं, सिमिलर, क्योंकि मेल फीमेल सेम नहीं है। ठीक है। कैन इंटरब्रीड, जिनके बीच में रिप्रोडक्शन हो सके, एंड प्रोड्यूस यंग वन, ऐसे बच्चे बनाए विच इज फर्टाइल, जो आगे अपनी पीढ़ी बढ़ा सके। ये वो डेफिनेशन है जो पूछी जाती है, सबसे ज्यादा वैलिड है, और इसी वजह से अर्नेस्ट मेयर मोस्ट फेमस है। आप समझ में आ रहा है? मतलब उन 100 साइंटिस्ट में काउंट होते हैं, जो अब तक के टॉप 100 साइंटिस्ट अब तक हुए, उनमें काउंट होते हैं अर्नेस्ट मेयर। ये अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। अब मैं आपको कुछ स्पीशीज के एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे मैंने मान लो लिख दिया पैंथेरा, पैंथेरा जीनस है, टिग्रिस, तो ये स्पीशीज हो गई। मैंने लिख दिया सोलेनम ट्यूबरोसम, ये क्या हो गई? स्पीशीज के एग्जांपल हो गए। यस, मैंने लिख दिया मान लो होमोसेपियंस, तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए बेटा? हमारे पास स्पीशीज के एग्जांपल हो गए। ये किसके एग्जांपल हो गए? स्पीशीज के एग्जांपल हो गए। ये बात समझ में आ रही है? स्पीशीज के एग्जांपल हो गए। तो ये सब स्पीशीज के एग्जांपल, और स्पीशीज क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम सिमिलरिटी मिलती है। यस और नो। और एक डेफिनेशन ये है, और ये किस पर बेस्ड है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब उनको हम अलग स्पीशीज बोलेंगे अगर रिप्रोडक्शन ना हो सके। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने अलग अलग टाइप के डॉग देखे? बिल्कुल देखे, बहुत छोटे बड़े डॉग देखे, पर उनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो, सेम स्पीशीज होती है। तो कहीं ना कहीं स्पीशीज की डेफिनेशन में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब 2 ऑर्गेनिज्म अलग स्पीशीज कब है? जब उनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल ना हो।
क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? अब हम बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान सुनेंगे, हम बात कर रहे हैं अब किसकी, ये देखो क्या क्या कह रहा है, देखो स्पीशीज क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल स्पीशीज सिमिलरिटी, उसको स्पीशीज कह रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि हम अंतर कर सकते हैं किसके बीच में, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, है ना, फीचर के साथ, मतलब एक स्पीशीज जो सेम स्पीशीज के मेंबर है और जो दूसरा स्पीशीज है, उनके बीच में हम अंतर कर सकते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका स्पीशीज है, सोलेनम ट्यूबरोसम पैंथेरा लियो, ये सारे क्या है, स्पीशीज है। क्लियर है? अब इसमें मेरे पास जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना, टिग्रिस, लियो, जैसे मान लो मैंने एक और लिख दिया पैंथेरा लियो, तो ये सारे वर्ड क्या हैं, टिग्रिस, लियो, ट्यूबरोसम, ये सारे वर्ड क्या हैं, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। ये सारे वर्ड क्या हैं, स्पेसिफिक एपिथेट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सारे वर्ड क्या है बेटा, हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसिफिक एपिथेट है ये सारे वर्ड। क्या ये इतनी बात क्लियर है? ये सारे वर्ड हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। क्लियर है? स्पेसिफिक एपिथेट है, देखो सही है। दूसरा ये कह रहा है हमारे पास क्या होते हैं, सम स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। सम स्पीशीज, जैसे मान लेते हैं होमोसेपियंस, सेपियंस, इसका मतलब इसकी क्या है, सिंगल स्पीशीज है इस जीनस की, सिंगल स्पीशीज है ऑफ दिस जीनस। इस जीनस की मेरे पास कितनी स्पीशीज है, सिंगल है। बात समझ में आ रही है? सिंगल स्पीशीज है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये वाला सोलेनम ट्यूबरोसम, ये किसको कहते हैं बेटा, पोटैटो को कहते हैं। सोलेनम मेलोनोजीना, ये ब्रिंजल को कहते हैं। ये जो मैंने पहला नाम लिखा ना यहां पर, ये पोटैटो का नाम है, ये ब्रिंजल का नाम है। इसका मतलब इसकी मोर देन वन स्पीशीज है ना, इसकी क्या, मोर देन वन स्पीशीज है। ये चीज समझ में आ गई? तो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोनोजीना, ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, सही है। आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं बेटा जीनस की। अब हम बात कर रहे हैं जीनस की, ध्यान से सुना, जीनस क्या होता है। देखो जीनस क्या होता है, ये मिलती जुलती स्पीशीज का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, एक दूसरे से मिलती हुई जीनस का ग्रुप होता है। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा सोलेनम, ठीक है, ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, मकोई को कहते हैं, नाइग्रम मकोई होता है। ऐसे ही सोलेनम मेलानोजीना, ये ब्रिंजल का नाम है। अब मुझे बताओ इन सब का कॉमन जीनस क्या है, सोलेनम है। तो इसका मतलब ये तीन स्पीशीज मिलती जुलती हैं, इनका कॉमन जीनस है सोलेनम। एनसीईआरटी कहती है कि दो स्पीशीज जो सेम जीनस की, आप समझो, उनमें ज्यादा समानता होगी एज कंपेयर टू दो स्पीशीज जिनका जीनस डिफरेंट है। आप समझो मैंने क्या लिखा, मैं लिख रहा हूं कि टू स्पीशीज जिनका कॉमन जीनस है, क्या है, कॉमन जीनस है, उसमें ज्यादा समानता होगी, मोर सिमिलरिटी होगी, किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन टू टू स्पीशीज। अब यहां से मुश्किल क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके, जिनका डिफरेंट जीनस है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, आप समझो ध्यान से। जैसे मान लेते हैं ये एक जीनस है, ये वाला, इस जीनस में एक दो तीन स्पीशीज है, इन दोनों का कॉमन जीनस है, तो ज्यादा समानता होगी एज कंपेयर टू इन दोनों के, इसका और इसका जीनस अलग है। क्लियर है? ये बोल रहा है एनसीईआरटी। और कुछ एग्जांपल जो वो दे रहा है, देखो क्या क्या है। सबसे पहले वो कह रहा है किसको लेके, पैंथेरा को लेके। पैंथेरा को लेके हमारे पास तीन स्पीशीज हैं, एक है लियो लॉयन, एक है पैंथेरा टिग्रिस, टी स्मॉल से होगा, फिर पैंथेरा पर्डस, पर्डस बोलते हैं लेपर्ड को,
तो ये मेरे पास पैंथेरा की हो गई, ये हो गया लॉयन, ये हो गया टाइगर, और ये हो गया लेपर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हमारे पास उसमें आ जाते हैं ह्यूमन में, होमोसेपियंस। तो इसका तो एक ही जीनस है, एक ही स्पीशीज है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका क्या है बेटा? हाउस फ्लाई को कहते हैं। मस्का डोमेस्टिका किसको कहते हैं? हाउस फ्लाई का नाम है। किसका नाम है? हाउस फ्लाई का। ठीक है, ये क्या है? ह्यूमन है। तो मैंने एनिमल वाले सारे लिख दिए मान लो। अब आते हैं प्लांट में क्या क्या है। एक है सोलेनम। सोलेनम में हमारे पास कौन सा है? ट्यूबरोसम है एक तो। ट्यूबरोसम किसे कहते हैं? पोटैटो को। फिर हमारे पास आता है सोलेनम, सोलेनम मेलेनोजिना, ये बोलते हैं ब्रिंजल को। यस। फिर आता है सोलेनम नाइग्रम। क्या आता है? सोलेनम नाइग्रम। ये किसका होता है? मकोई होता है। इसके अलावा एक और प्लांट है ट्राइटिकम अस्टाइवम। ट्राइटिकम अस्टाइवम वीट होता है, गेहूं होता है, मोनोकोट है ये क्या है? वीट है। ठीक। उसके अलावा हमारे पास एक प्लांट और है मैंगीफेरा। मैंगीफेरा इंडिका। अच्छा, कुछ एग्जांपल एनिमल में ऐसे दे रखे हैं कि कैनिस जो है, कैनिस डॉग का जीनस है, और फेलिस जो है कैट का जीनस है। तो यहां से मुश्किल होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब एग्जांपल ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ स्पीशीज होता है। ग्रुप ऑफ कैसी स्पीशीज? सिमिलर। तो इसका मतलब ये सिमिलर है, इन दोनों में ज्यादा फीचर सेम है एज कंपेयर टू दो स्पीशीज अलग अलग जीनस। क्लियर है? यही चीज आपको एनसीईआरटी कहती है। तो जीनस क्या कहती है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है कंपेयर टू अदर जीनस। जनरा मतलब अदर जीनस से। जेनरा क्या है? एग्रीगेट है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का। जैसे पोटैटो और ब्रिंजल, इनका जीनस क्या है? सोलेनम। ऐसे ही लेपर्ड, टाइगर और कहां गया? लॉयन, इनका जीनस है पैंथेरा। क्लियर है? जीनस डिफर फ्रॉम, जैसे फेलिस किसका है? कैट, उसका कैट का। कैनिस किसका है? डॉग का। यस, क्लियर है? सही है। ये सारा डाटा हमें चाहिए याद, लिख कर याद करना है। जो बच्चा लिख के याद करेगा यहां से, उसको ज्यादा फायदा होगा टॉपिक में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा फैमिली की। देखो फैमिली क्या होता है, सुनना ध्यान से। फैमिली वर्ड क्या होता है बच्चे? फैमिली क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ जीनस होता है। ग्रुप ऑफ जीनस को हम फैमिली कहते हैं। ठीक है, प्लांट में क्या होता है? फैमिली जो होती है वो किस पर बेस्ड होती है? फैमिली इज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, जैसे आपने सोलेनेसी पढ़ी थी, उस तरीके से कोई भी फैमिली वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पर बेस्ड होती है प्लांट के केस में। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा? प्लांट में सफिक्स यूज होता है। प्लांट में क्या होगा? सफिक्स यूज होता है। प्लांट में क्या सफिक्स यूज होता है? फैमिली के बाद में बताता हूं। जैसे एक फैमिली है पोएसिएई, ये गेहूं की फैमिली है। तो इसमें अगर आप देखोगे एसियाई सफिक्स है, ये वीट की फैमिली है। किसकी फैमिली है? वीट की। अब मेरे पास एक एग्जांपल है सोलेनम जीनस है, उसके बाद एक होता है धतूरा, पेटूनिया, इन तीनों की फैमिली है सोलेनासिएई। क्या है? सोलेनासिएई। आप देखो सफिक्स, देखो ध्यान से, एसीएई ये सफिक्स है। तो ये किसकी है? पोटैटो की फैमिली है। किसकी है ये? पोटैटो की फैमिली है। यस, ये किसकी फैमिली है? पोटैटो की। क्लियर है? ये किसकी फैमिली है? पोटैटो की फैमिली है। ठीक है, यस। अब देखना जरा आगे, आगे देखना। तो हमारे पास सफिक्स है पोएसी, सोलेनेसी, दतूरा, पेटूनिया। सोलेनेसी हो गया पोटैटो फैमिली। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारे पास सुना ध्यान से, इसके अलावा बेटा
हमारे पास फेलिस, फेलिस क्या है, जीनस है कैट का, है ना, और पेंथेरा, इनकी फैमिली जो है उसका नाम है फेलिडेई। क्या है, फेलिडेई। आप देखो एनिमल्स में सफिक्स यूज हो रहा आइडेई, तो एनिमल्स में सफिक्स क्या है, एनिमल्स में सफिक्स क्या है, आइडेई, आईडेई, ये सफिक्स है। डॉग, डॉग का था कैनिस, तो क्या फैमिली है, कैनिडेई, डॉग की फैमिली है ना, इसमें फॉक्स वगैरह वो भी आते हैं। ह्यूमन, होमोसेपियंस, उसकी फैमिली है होमोनिडेई। आप अगर सफिक्स देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। सफिक्स आइडेई है बेटा, सफिक्स क्या है, आइडेई है। यस, तो होमो आइडेई, आइडेई मतलब सफिक्स हो गया इसका, होमोनिडेई, आइडेई, आइडेई क्या है बेटा, सफिक्स है, ठीक है, होमोनिडे, होमोजीनस है। क्लियर है। ऐसे ही मान लो मैंने इसका सफिक्स लिख दिया पोएसी प्लांट का, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा जीनस था, मैंगीफेरा जीनस था, ठीक है, उसका एक सफिक्स जो है हमारे पास, ठीक है, मैंगीफेरा हमारे पास किसका जीनस है, मैंगो का, ठीक है, उसकी जो फैमिली आएगी वो ये आएगी, एना कार्डियासियाई। ये याद करना भाई, एसीआई सफिक्स आ गया ना, एना कार्डियासियाई। तो हम ये कह रहे हैं बच्चे, एनिमल में भी सफिक्स यूज हो रहा है, प्लांट में भी। सफिक्स क्या होता है, जिससे पता चलता है ये फैमिली दे रखी है, प्लांट में भी एनिमल में। प्लांट में एसीआई है, एनिमल में आइडेई है। क्लियर है। प्लांट में क्लासिफिकेशन वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पर बेस्ड होता है, ऐसा एनसीईआरटी मेंशन करती है। क्लियर है। कैट की और लॉयन की फैमिली सेम है, सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, इनकी फैमिली सेम है। यस, क्लियर है, सही है। यस, आगे आ जाओ फटाफट से, जरा फैमिली को देखते हैं एक बार, फैमिली को देखते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ जीनस है, ठीक है, लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। भाई हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं ना, हम जीनस स्पीशीज ऊपर जा रहे हैं, फैमिली तो सिमिलैरिटी कम होती जाएंगी। किस पर बेस्ड है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर पर। पेटूनिया धतूरा की फैमिली है सोलेनेसी, किसके साथ, सोलेनम के साथ, ठीक है। फेलिस की फैमिली फेलिडेई है, इसमें लॉयन, डॉग ये सब आते हैं, लॉयन, टाइगर और ये सब आता है, ठीक है। डॉग की फैमिली का नाम कैनिड, वो कहां गया, कैनिस, कैनिडेई, देख लो, कैनिडेई किसकी है, डॉग की फैमिली, सही है, डॉग की फैमिली कैनिडेई है, कैट की फेलिडेई होगी। क्लियर हो, सही है, ठीक है। अब आते हैं हम ऑर्डर पे, मेरी बात सुनना, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है बेटा, हम और ऊपर चले गए, और ऊपर बड़ा ग्रुप देख रहे हैं हम लोग, ऑर्डर, ध्यान से सुनना क्या हुआ है। ऑर्डर क्या है बेटा, ऑर्डर इट इज एग्रीगेट ऑफ फैमिली, ये एग्रीगेट है किसका, फैमिली का। ध्यान से सुनना मैं जो बोलूंगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं जीनस, स्पीशीज, फैमिली की, तो एकदम स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करते हैं। जैसे मान लो मैं फैमिली की बात कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं सोलेनेसी, तो उसमें एपीपेटलस कंडीशन है। लेकिन जब हम ऑर्डर और उसके हायर ग्रुप की बात करते हैं, बहुत जनरल कैरेक्टर होते हैं, इसीलिए मुझे कई कैरेक्टर साथ लेने पड़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी कहती है कि फ्रॉम ऑर्डर एंड हायर कैटेगरीज, हायर कैटेगरीज के लिए हम क्या लेते हैं, एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। हम क्या लेते हैं, एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हमने क्या ले लिया, एग्रीगेशन ले लिया, किसका, कैरेक्टर्स का, कैरेक्टर्स का एग्रीगेशन कंसीडर किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। हमने एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर किया। आप सोचो इस बात को कितना इंपॉर्टेंट है। इट इज एग्रीगेशन ऑफ फैमिली, हमने ऑर्डर और हायर कैटेगरीज में एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर किया। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो मेरे पास जीनस, स्पीशीज और फैमिली है, उनमें क्या होता है, एकदम स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टर होते हैं, सही है। लेकिन हायर में क्या होता है, आप जब ज्यादा कैरेक्टर लोगे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया पैरेलल विनेशन, फाइब्रस रूट, ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर लेने के बाद ही आप ऑर्डर में ला पाओगे किसी को। मतलब किसी दो एग्जांपल्स को सेम ऑर्डर में रखने के लिए आपको कई कैरेक्टर साथ लेने पड़ेंगे।
इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर कंसीडर करते हैं। यस, क्लियर है। अब जरा देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं पैंथेरा है, ठीक है। पैंथेरा की फैमिली क्या है बताओ? पैंथेरा और फेलिस की दोनों की फैमिली क्या फेलिडेई है? हाँ सर, फैमिली सेम है। इसकी कैनिस की बताओ, कैनिस, कैनिस डॉग है, इसकी फैमिली क्या है बताओ जल्दी से। हाँ, इसकी फैमिली बताओ। इसकी फैमिली थी कैनिडेई, थी। इसकी थी होमोनिडेई, आइडेई सफिक्स था। अब आते हैं प्लांट में, मस्का की क्या की मसीडेई, ये हो गई फैमिली। सही है, देख लो सब में सफिक्स आइडेई है, सब में सफिक्स क्या है? आइडेई है, आइडेई, आइडेई। अब बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में हमारे पास क्या है? मैंगीफेरा, एनाकार्डियासिएई, सोलेनम, सोलेनासिएई, ट्राइटिकम, पोएसिएई। यस, ये हो गई हमारे पास मैंगीफेरा की एनाकार्डियासिएई, सोलेनम की सोलेनासिएई, ट्राइटिकम की पोएसिएई, ये फैमिली हो गई हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक और फैमिली है जिसमें फूल वाले पौधे आते हैं, वो है मेरे पास कॉनवुलवुलासिएई। अब मेरी बात सुनो, फेलिडेई और कैनिडेई, इनका एक कॉमन ऑर्डर है कार्निवोरा, मतलब ये कार्निवोरस होते हैं। इसका ऑर्डर है प्राइमेटा। प्राइमेटा में और भी मेंबर आते हैं, कौन सा? गोरिल्ला हो गया, हाँ ना, गिब्बन हो गया, ऐसे वाले, मंकी हो गया, ये सब। मसीडेई का ऑर्डर क्या है बेटा? डाइप्ट्रा। क्या ऑर्डर है? डाइप्ट्रा। सही है। एनाकार्डियासिएई, सही है, एनाकार्डियासिएई फैमिली है, ठीक है। एनाकार्डियासिएई क्या है? फैमिली है। तो इसका हमारे पास ऑर्डर है सेपिनडेल्स। तो आप एक चीज देखोगे, प्लांट में एल्स आ रहा है, ये सफिक्स आ रहा है। सोलेनम, सोलेनम, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, और सिर्फ सोलेनम का नहीं, इसका भी मिला के ऑर्डर पॉलीमोनियल्स आएगा। ट्राइटेकम का पोएल्स, एल्स आ रहा है। तो ये डाटा हमें ये पता होना चाहिए किसकी कौन सी फैमिलीज है, किसका कौन सा ऑर्डर है। यहां तक क्लियर है? ऑर्डर मुझे पता होना चाहिए। अब हम आते हैं क्लास पे, सुनना ध्यान से। अब हम क्या आते हैं? क्लास पे आते हैं। अब देखो क्लास क्या होता है, सुनना ध्यान से। क्लास क्या होता है? ऑर्डर में आप देख लो, ये चीज दे रखी है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं क्लास पे। देखो क्लास क्या होता है बेटा? क्लास क्या होता है? क्लास होता है रिलेटेड ऑर्डर्स। आप देखो क्लास क्या है? रिलेटेड ऑर्डर्स को हम क्लास कहते हैं, ठीक है। यस, क्लियर है? यस, ठीक है। जैसे जो मेरे पास ये थे, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूं। अब रिलेटेड ऑर्डर्स को हम क्लास कहते हैं, कैसे एक बार देख लेते हैं। एक सेकेंड देना बस मुझे। देखो हमने रिलेटेड ऑर्डर को क्लास बोला। अब जरा देखो आप कैसे आप पढ़ रहे हो उस चीज को। जो मैंने चीजें लिखी हैं, देखो ऑर्डर में मैंने ये लिखा है, कॉन्वोल्वुलासी और सोलेनेसी का कॉमन। देखो इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से पढ़ना, पॉलीमोनियल्स आ रहा है, ठीक है। अब हमने कही ऑर्डर का मतलब होता है, सॉरी, क्लास का क्या मतलब होता है? जिसमें ऑर्डर एक जैसे हो, ठीक है। अब जरा देखते हैं, अब देखना मेरे पास, ध्यान सुनना, मेरे पास इसका और इसका कॉमन ऑर्डर है मेमिलिया, सॉरी क्लास है मेमिलिया। तो एनसीईआरटी बोल रही है प्राइमेटा, जिसमें गोरिल्ला वगैरह आते हैं, और कार्निवोरा, इनका कॉमन क्लास है ये मेमिलिया। देखो लिखा हुआ है, कह रहा है कि प्राइमेटा ऑर्डर जिसमें गोरिल्ला, मंकी, गिब्बन आते हैं, वो किस में रखा हुआ है? मेमेलिया में। किसके साथ? कार्निवोरा के साथ। कार्निवोरा में क्या है? टाइगर, कैट और डॉग। कैट और टाइगर का था फेलिडेई, इसका था कैनिडेई। यस, समझ आ रहा है? और दोनों तीनों मिलाकर किस में थे? ये कार्निवोरा में थे। यही चीज हमने करी है। कार्निवोरा, ये रहा, कार्निवोरा में फेलिडेई, कैनिडेई है, उसको मेमेलिया में रख रहे हैं। होमोनिडेई को भी किस में रख रहे हैं? प्राइमेटा ऑर्डर है इसमें। अब क्या है बेटा? इन दोनों की क्लास सेम है, डाइकोटिलीडन,
लिडनेई, यस, डाइकॉटलिडनेई। डाइकॉटलिडनेई का मतलब डाइकॉटलिडन इसमें आ रहा है, ये आ रहा है किसमें क्लास, मोनोकॉटलिडन में, मोनोकॉटलिडनेई। तो क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं? तो क्लास मेमिलिया के और भी ऑर्डर है, कौन से हैं? जैसे एक हो सकता है हर्बीवोरा, हर्बीवोरा में कौन आ जाएगा, हिरन वगैरह, काऊ वगैरह। इसके अलावा काइरेप्ट्रा, काइरेप्ट्रा कहाँ है बेटा, काइरेप्ट्रा कहाँ है, याद करो, काइरेप्ट्रा किसका था, उसका था, क्या नाम है आपका, बैट का, यस। अब इसके बाद हम बात करते हैं मान लो फाइलम की। क्लास के बाद क्या आता है, फाइलम। तो फाइलम क्या होता है बताओ, फाइलम क्या होता है बताओ जल्दी से, एक सेकेंड दो बस। तो फाइलम हमारे पास क्या है, देखो फाइलम में क्या आएगा बेटा, जो क्लास मेरे पास है, क्लास मेमिलिया है, ठीक है, ऐसी और भी क्लासेस है, फिशीज है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं। ये सब किस में आएंगे, किस में आएंगे, फाइलम में आएंगे। क्लियर है, यस। और इनको हम किस में रख रहे हैं, कॉर्डेटा में रख रहे हैं। तो मैं अगर अगर यहां पर इसको फिर से ले आऊं, इस वाले चार्ट को फिर से ले आऊं, अब मैं फाइलम लिखूंगा इस पे, ध्यान से देखना, अब मैं फाइलम लिखूंगा इस पे दोबारा, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कैसे, मैंने यहां पर फाइलम लिख दिया। तो एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है कि मेरे पास कुछ और क्लासेस हैं, फिशेस, रेप्टाइल्स, आ रहा समझ, फिर फिशेस हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, बर्ड्स हो गए, है ना, ये सब मिलकर एक कॉमन फाइलम में आ रहे हैं जिसको हम कॉर्डेटा कह रहे हैं, यस। अब अगर मैं आपसे कहूं ये मस्का, इसकी क्लास क्या है, इंसेक्टा है, इसकी फाइलम क्या होगी, आर्थ्रोपोडा। अब ये दोनों एक कॉमन किंगडम में आएंगे, किंगडम कौन सी हो जाएगी बताओ, किंगडम हो जाएगी एनिमिलिया। आप ये चार्ट आपने 5 बार बनाना है कम से कम, इसी में सारा डाटा आपके चैप्टर का। अगर ये नहीं बना रहे हो तो आप अपने साथ जस्टिफिकेशन लेक्चर मत देखो बेटा, मेरा लेक्चर तो खासकर मत देखो। मैं बताता हूँ रीजन क्यों, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ के सोचते हैं सिलेक्ट हो जाए। पिछली बार बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है, वो ऊपर ऊपर से फिजिक्स पढ़ के गए थे, वो लपेटे गए हैं। इस तरीके से हो सकता है तुम बायो में लपेटे चले जाओ। तो अगर आप ये चार्ट नहीं कर पाए, लिखा है ना कि भाई इनका और इनका कॉमन है कॉर्डेटा। अब मेमेलिया में अगर मैं आपसे कहूं कि पैंथेरा का और ह्यूमन का दोनों का क्या कॉमन होगा, आप बताओ। क्लास कॉमन है तो फाइलम तो कॉमन होगा ही ना। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इसके बड़े अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है, यस, सही है। ऐसे ही इन केस ऑफ प्लांट हम क्या लिखते हैं, डिवीजन लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, डिवीजन लिखते हैं। तो यहां पर क्या डिवीजन आएगी, मान लो मैं फाइलम ना लिख के डिवीजन लिख रहा हूं, तो मेरे पास क्या डिवीजन आ जाएगी, इसकी, इसकी और इसकी कॉमन डिवीजन आ जाएगी, एंजियोस्पर्मेई। क्या आ जाएगी, एंजियोस्पर्मेई। तब जाके किंगडम आ जाएगी प्लांटेई। आप देख रहे हो, एंजियोस्पर्मेई, ये किस में आ रहे हैं, एंजियोस्पर्मेई में आ रहे हैं। तो डिवीजन है ये क्या है, डिवीजन है। क्लियर है, यस, सही है। अब हम बात कर सकते हैं किसकी बेटा, अब हम बात कर सकते हैं किसकी, किंगडम की, ठीक है, किंगडम की बात कर सकते हैं। तो किंगडम क्या होगा बच्चे, किंगडम सबसे पहले हाईएस्ट कैटेगरी है, बताओ किंगडम क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट कैटेगरी है, यस, क्लियर है, हाईएस्ट कैटेगरी है। अच्छा, किंगडम हाईएस्ट हो गई। अगर मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। मैं असेंडिंग होगा तो डिक्रीज होंगे, ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है। उसके बाद किंगडम में लिखा है कि ज्यादा जनरल टाइप के कैरेक्टर होते हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं बेटा, जनरल टाइप के कैरेक्टर मतलब सेल वॉल होना, ये सब ये प्रेजेंट होता है। तो एकदम जनरल टाइप के कैरेक्टर होते हैं। तो देखो क्या लिखता है एनसीईआरटी, इसको पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी से, आपको आराम से समझ में आएगा। देखो ये कह रहा है कि ऑल एनिमल बिलोंग टू वेरियस फाइला। कौन कौन सी फाइलम हो गई भाई, एक हमने फाइलम पढ़ी आर्थ्रोपोडा, एक फाइलम पढ़ी हमने कॉर्डेटा, वो किस में आ जाएंगे, एनिमिलिया में आ जाएंगे, ठीक है। किंगडम प्लांटेई आपने सुना हुआ है, यस।
ठीक है, जिसमें प्लांट आएंगे जिनकी अलग अलग डिवीजन है। डिवीजन कौन सी? एंजियोस्पर्मी, है ना, जिम्नोस्पर्मी, ये सब। ठीक है, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं स्पीशीज से किंगडम जा रहा हूं तो इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग बोलेंगे। ठीक है, यस। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सब कैटेगरीज भी हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि मान लो मेरे पास क्लास है तो क्लास के नीचे सब क्लास आ सकती है, क्लास के ऊपर सुपर क्लास आ सकती है, तो मेरे पास और सब कैटेगरीज भी हो सकती है। क्लियर है? जो हेल्प करती है। यस, ठीक। अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है लुक एट द हायरार्की यू रिकॉल बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। क्या कह रहा है? एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, स्पीसीज टू किंगडम जा रहा हूं, तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे? घटेंगे। कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि मैंने क्या बोला? ऊपर से नीचे कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर कॉमन कैरेक्टर घटते हैं। क्लियर है? हायर द कैटेगरी, जितनी हायर कैटेगरी होगी उनमें रिलेशन पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़े जनरल कैरेक्टर होते हैं। हायर द कैटेगरी मतलब किंगडम है, ये सेम किंगडम में बिलोंग कर रहे हैं, बहुत कम कॉमन कैरेक्टर होते हैं। हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशन टू अदर टेक्सा एट सेम लेवल, है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर है? यस, ठीक है। तो ये आपकी वो टेबल है जो हम ऑलरेडी इसमें, जैसे ये जो टेबल है, क्या ये टेबल हम इसमें नहीं कर चुके हैं? अब देखो ये टेबल एक बार पढ़ लो, एक बार ध्यान से। होमोसेपियंस, जीनस होमो, होमिनिडेई, प्राइमेटा। क्या हमने ये जो बनाई है, क्या हमने ये जो बनाई है, इसमें ये टेबल और एक्स्ट्रा चीज दोनों है, जो राइट अप है और ये टेबल है, ये दोनों हमारे पास इसमें प्रेजेंट है। क्लियर है? ये दोनों हमारे पास इसमें प्रेजेंट है। क्लियर है? बताओ, ये चीज क्लियर है? जल्दी बताओ। यस, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब हमारे पास क्या है बेटा? एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे फीचर ऑफ लिविंग, उसको बता रहे हैं। देखो बेटा, ये जो फीचर ऑफ लिविंग है ना, ये एक्चुअल में क्या है? एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके स्टार्टिंग में था एनसीईआरटी में, अब नहीं है, डिलीटेड, आप छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी ने क्या किया है। 4 ऐसे फीचर हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, यस, एक हो गया मेटाबॉलिज्म, एक क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म, और एक हो गया कॉन्शियसनेस। ये 4 छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी ने बात की है। मैं इन चारों को डिस्कस कर रहा हूं, पर एक चीज याद रखना, मान लो ग्रोथ जो है वो फीचर है, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इस बात का ये मतलब होता है कि जिस भी चीज में ग्रोथ नहीं हो, जैसे मान लो मैं कहता हूं ग्रोथ इज फीचर नॉट डिफाइनिंग फीचर, इसका मतलब है नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं। अगर डिफाइनिंग फीचर होता ग्रोथ, तो कोई नॉन लिविंग चीज ग्रो नहीं करती, या लिविंग को हमेशा ग्रो करना पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ग्रोथ इज अ फीचर नॉट डिफाइनिंग फीचर। इस तरह की लाइनें हमारे काम आएंगी यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं बेटा, इसमें हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, ध्यान सुना, इसको हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, ध्यान से करते हुए चलना है, ताकि हमारे पास बहुत इसमें वो ना बने। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मान लो ग्रोथ की। ठीक है, ग्रोथ को आप कैसे डिफाइन करते हो? हमने प्लांट ग्रोथ में भी पढ़ा है। कोई भी चीज हमारे पास इरिवर्सिबल इंक्रीज होती है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो किसी भी तरीके का इरिवर्सिबल इंक्रीज है किसमें? नंबर ऑफ सेल्स में, है ना, साइज ऑफ सेल, ऑर्गन्स वगैरह में, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। अब एनसीईआरटी ने कहा है कि यार देखो, यूनिसेलुलर कैसे डिवाइड करता है? यूनिसेलुलर जो है वो तो एक तो सेल का साइज बढ़ता है उसका, उसके अलावा वो डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करता है, तो उसके लिए वो ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों है। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों है यूनिसेलुलर के लिए, सेल डिवीजन। सही है। मल्टी सेलुलर कैसे डिवाइड करता है ग्रोथ? तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है बेटा? सेल के इंक्रीज होने से, है ना, साइज हो या नंबर हो, उससे ग्रोथ होती है।
अच्छा, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, जैसे मेरे पास प्लांट है, ये पहले ग्रोथ होती है फिर रिप्रोडक्शन होता है। इसका मतलब ये दोनों इवेंट क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया अलग अलग टाइम पर होते हैं। तो मल्टी इनमें क्या होगा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग इवेंट है। ऐसे समझो, ग्रोथ क्या है, इरिवर्सिबल इंक्रीज होना। यूनिसेलुलर कैसे ग्रो करेगा, साइज बढ़ा के, डिवाइड करके। सिंगल सेल के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है, लेकिन मल्टी सेलुलर के लिए अलग अलग है। उसमें क्या होता है कि सेल का डिवाइड होना ग्रोथ है, सेल का साइज बढ़ना ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन उसमें अलग होती है, इसलिए कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसमें क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अच्छा, प्लांट और एनिमल ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा, सोचो बेटा। प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, प्लांट में मेरे पास क्या होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है ना, और एक फिक्स लोकेशन पर होती है, मेरिस्टेम होती है वहां पर। एनिमल्स में क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है, ग्रोथ लिमिटेड है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या नॉन लिविंग ग्रो करते हैं? देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, हमारे पास क्या है, जो नॉन लिविंग है ना, उनमें ग्रोथ होती है, जैसे माउंटेन है, उस पर कुछ डिपॉजिट हो जाए ऐसे, तो उसकी ग्रोथ हो गई, है ना। तो नॉन लिविंग कैसे ग्रो करते हैं, ग्रो बाय डिपोजिशन। उनके सरफेस पर ग्रोथ हो सकती है कोई चीज इकट्ठा होने से, जिसे आप क्या बोलोगे बेटा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हो, बाहरी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हो। इसीलिए हम कह रहे हैं बच्चे, ग्रोथ फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो करता है। तो ग्रोथ क्या है, फीचर है, यस, बट नॉट डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि ग्रोथ ना नॉन लिविंग की भी हो रही है। जैसे किसी को डिफाइनिंग फीचर बोलने के लिए क्या है, एक तो नॉन लिविंग में ग्रोथ ना हो और सारे लिविंग में हमेशा होती रहो, और एनिमल जो है उसमें लिमिटेड ग्रोथ है, सही है। अब दूसरा जो टॉपिक है इसमें, रिप्रोडक्शन। देखो एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन पता है आपको, एक बेसिक प्रोसेस है जिसमें अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाने हैं। तो ये सब तो नहीं पूछेगा आपसे नीट में। तो प्रोसेस कैसा, बायोलॉजिकल, टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। इतनी चीज समझ में आ रही है, क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सुनना ध्यान से, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यस। जैसे कि मान लो प्लेन एरिया हो गया, है ना, फंजाई हो गया, उनमें स्पोर बनते हैं, मतलब फंजाई में स्पोर बन गए, एल्गी हो गई, जू स्पोर बन गए। अच्छा, कुछ हाइयर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारे पास हम लिख रहे स्टीराइल कपल, म्यूल, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती, इनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। आप ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलूंगा, जो लाइन बोलूंगा उसको पकड़ना। देखो क्या है, एनसीईआरटी कहती है कि जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना, हम इनवेरिएबली का मतलब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हम किसे मानते हैं, ट्रू रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ट्रू रिप्रोडक्शन मानते हैं। उसको क्या मानते हैं, ट्रू रिप्रोडक्शन। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ट्रू रिप्रोडक्शन मानता हूं, क्योंकि उसमें वेरिएशन बनती है, तो इसका मतलब ये हुआ जिन ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल होती है या जिनमें सेक्सुअल होती नहीं है, इसका मतलब नॉन लिविंग होने चाहिए थे। इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रीजन क्या है, कुछ ऐसा है जिनमें एसेक्सुअल होती है और कुछ में सेक्सुअल होती नहीं है। तो रिप्रोडक्शन इज फीचर, है ना, नॉट डिफाइनिंग फीचर। वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है, फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ भी फीचर है, डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, डिफाइनिंग फीचर क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग है ग्रो कर जाती है, क्लियर, यस। अब आओ, मैं आपसे बात कर रहा हूं इसको लेके, क्या नाम है, ग्रोथ की हमने बात कर ली, हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म को लेके। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जरा समझना, पकड़ना बात को। देखो, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म,
ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, ट्रू। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर केमिकल्स, यस। क्या केमिकल फिक्स रहते हैं? नहीं, चेंज होते रहते हैं लगातार। उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट बोलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? वो केमिकल रिएक्शन जो एंजाइम कराता है, केमिकल रिएक्शन बाय एंजाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन या लिंक मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। यस, आपस में जुड़े हुए मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। अच्छा, मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है मेरे पास एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब जिसमें कोई चीज बन रही होती है। यस, एक होता है कैटाबोलिज्म, जिसमें कोई चीज टूट रही होती है। अब जो एनसीईआरटी बोलती है उस बात को पकड़ते हैं। एनसीईआरटी कहती है, ध्यान सुनना, एनसीईआरटी कहती है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन, सुनना ध्यान से, मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि एंजाइम कराते हैं, बाय एंजाइम है बेसिकली, ये लिविंग रिएक्शन है। ये क्या है? लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि एंजाइम करा रहा है। बट कैन अकर इन नॉन लिविंग कंडीशन। ये किस में हो सकते हैं? नॉन लिविंग कंडीशन में हो सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है, सुनना ध्यान से, वो एक लिविंग रिएक्शन है, लिविंग रिएक्शन है, सही है। और वो नॉन लिविंग कंडीशन में हो सकते हैं। मतलब नॉन लिविंग कंडीशन मतलब इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब टेस्ट ट्यूब में हो सकते हैं, सही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, नहीं, बट मेटाबॉलिज्म इनसाइड सेल डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म इनसाइड सेल मतलब सेल के अंदर हो रहा है तो डिफाइनिंग फीचर है, तो डिफाइनिंग फीचर है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि सेल का होना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल एक डिफाइनिंग फीचर है। यस और नो? इतनी चीज समझ आ गई? क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब सुनो ध्यान से, एक और फीचर होता है जिसे हम कहते हैं ये कॉन्शियसनेस। सुनना ध्यान से, कॉन्शियसनेस क्या होता है? सबसे पहले समझो स्टिमुलस क्या होता है। जैसे बाहर से मेरे को टच हुआ, स्टिमुलस, हवा आई, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या होता है बेटा? एनी एक्सटर्नल चेंज, किसी भी प्रकार का बाहरी चेंज, उसको स्टिमुलस कहते हैं। प्लांट रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियड, है ना, लाइट से रिस्पॉन्ड करते हैं। एनिमल्स में सेंस ऑर्गन होते हैं, बैक्टीरिया भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इसका मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्ड करते हैं किससे? स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करते हैं। यस, तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? जब आप स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करते हो, इसका मतलब उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है। यहां पर एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि ह्यूमंस, पूछा है कि जो पर्सन कोमा में है क्या वो लिविंग है? वो कॉन्शियस नहीं है, वो नहीं कर रहा, क्या उसके बॉडी ऑर्गन बाकी चीजें तो रिस्पॉन्ड कर रही है ना? तो ठीक है, उसको लिविंग बोलेंगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस का मतलब सिर्फ पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसके अंदर की चीजें भी हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? एनसीईआरटी कहती है ओनली ह्यूमन आर सेल्फ कॉन्शियस। मतलब क्या हुआ? सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है हमें अपने बर्ताव का रीजन पता होना। जैसे मान लो मैं यहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं मुझे पता है, लेकिन एक छोटा बच्चा है जो 1 साल का, उसे नहीं पता। ऐसे ही कोई पागल इंसान है, उसे नहीं पता, काऊ को नहीं पता वो क्यों। तो ओनली ह्यूमन जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। तो इन सब में आपके पास कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है। ये क्वेश्चन आ सकता है ना? ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहती है कि लिविंग जो है वो एक क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस से, सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, ठीक है, और इवॉल्विंग सिस्टम होता है, उसको हम लिविंग बोलते हैं। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ट्रू रिप्रोडक्शन सब में नहीं होती। मेटाबॉलिज्म नहीं है, पर मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर है, इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। लेक्चर को देखो, इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। नीट एडवांस से करो अगर आपके पास है तो, बहुत मजा आएगा। 40-50 क्वेश्चन मोर देन इनफ है। पर वो वाले क्वेश्चंस कहीं नहीं हैं जो आपको बनाने चाहिए, वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन। मिलते हैं बेटा, बाय।